को, एक डाटा को गया है, एक क्लासीफाई किया जाता है, एक वेरीफाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन डिक्शनरी डिफाइन एज प्रीफिक्स मीनिंग ऑफ री अगेन in new or over again. Such defined as a verb meaning to test, to examine closely and carefully. देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले बात है कि किसी चीज़ को, देखिए रिसर्च को अगर हम तोड़ दें दो भागों में तो बनेगा री और सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब क्या आता है, खोज करना। ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ की दोबारा से खोज करना, जो चीज़ पहले ही खोजी जा चुकी है उसको फिर से खोज करना। ठीक है, उसे कहते हैं रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च का मीनिंग क्या है कि खोजी हुई चीज़ को दोबारा से फिर से खोजना, वो होता है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे आ गई है बात कि री अगेन, न्यू, अगेन टॉपिक को टेस्ट करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिसर्च। तो फ्रेंड्स देखिए, अकॉर्डिंग अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज़ रिसर्च। देखिए हम ऊपर डेफिनेशन से समझ चुके हैं कि रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड से समझना और किसी सोल्यूशन पर पहुंचना, उसे कहते हैं रिसर्च। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, रिड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है, ये रिस्क को हटाता है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी खोजी हुई चीज़ को दोबारा से फिर से खोजना, उसे कहते हैं रिसर्च। हम इसमें रिसर्च में क्या होता है कि जो चीज़ खोजते हैं उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से खोजते हैं कि ताकि हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच जाए, एक अच्छे सोल्यूशन या रिज़ल्ट पर पहुंच जाए, उसे कहते हैं रिसर्च। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको रिसर्च जो शब्द है इसको आपको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। इनकी रिसर्च की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो जानते हैं रिसर्च की फुल फॉर्म, देखिए रिसर्च में हम इसको देखेंगे तो आर से बनेगा रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेन के स्पेलिंग RETAIN था, यहाँ पे REA हो गया, आप चेक कर लेना। RETAIN रिटेन। रिटेन का अर्थ क्या आता है, रोकना या बनाए रखना, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकना या बनाए रखना। आप देखिए रिसर्च में होता है ना, ऐसे रिटेन करते हैं किसी चीज़ को। अगर हम किसी चीज़ को दोबारा से फिर से खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उसको हम रोक के रखते हैं ना, बनाए रखते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि डॉक्टर जो है, जो साइंटिस्ट है, जो देखिए जो साइंटिस्ट होता है वो कई तरीके से, जैसे किसी बीमारी की जो दवाई बना रहे हैं, जो मेडिसिन बना रहे हैं, उसको आगे चल के रिसर्च कर रहे हैं, है ना, कि ताकि सब कुछ बढ़िया से हो जाए, एक ऐसी दवाई बनाई जाए जो इंसान के बहुत काम आए। वो हो गया ना, यानी कि जो खोजी हुई चीज़ के ऊपर वो दोबारा रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होता है रिटेन, कि इस चीज़ को बनाए रखना। नेक्स्ट है इन रूट। इन रूट का मतलब होता है बदमूल करना। बदमूल को क्या कहते हैं, टू डिस्कवर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को खोजना, तो होता है वो इन रूट। एस का मतलब है सर्च, यानी कि खोज, आपको पता ही है। ई का मतलब होता है इनिग्मा, तो इनिग्मा मतलब होता है पहेली या गूढ़ प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कहते हैं कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को समझना, यानी कि इनिग्मा जैसे पहेली होगी ना, आपके सामने कोई पहेली रख दे तो आप बताइए क्या है, पहले आप उसको समझोगे, है ना। आपको कोई गहरा प्रश्न पूछ ले, आप उसको समझोगे। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्च क्या होता है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को समझना। आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट मुश्किल चीज़ है, आप उसको समझ रहे हो, ठीक है, वो होता है इनिग्मा। तो आर का ए का मतलब होगा आर्टिकुलेट, इसका मतलब है स्पष्ट, यानी कि चीज़ों को क्लियर करना, जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं आपके सामने आ रही रिसर्च में, उसको क्लियर करना। नेक्स्ट है आर। आर का मतलब है रेस जेस्ट। रेस जेस्ट का मतलब क्या होता है कि तथ्यों को जोड़ना। ठीक है, रेस जेस्ट जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है तथ्यों को जोड़ना, यानी कि फैक्ट कनेक्ट करना आपस में, यानी कि नॉन फैक्ट को अननोन फैक्ट के साथ जोड़ देना, तथ्यों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब है आकस्मिकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं, किस लक्ष्य को सामने रख के कर रहे हैं, हमारा पर्पस है क्या लक्ष्य का, वो होता है कॉन्टीजेंसी, यानी कि आकस्मिकता। तो नेक्स्ट है एच से हेराल्ड। देखो हेराल्ड क्या है, मतलब कि सूचना देना या अनाउंस करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए रिसर्च का मीनिंग हमने देख लिया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। पहले हमने देखा रिसर्च का मीनिंग क्या है,
कि किसी द्वारा खोजी हुई चीज़ को फिर से खोजना होता है रिसर्च। तो इसकी फुल फॉर्म होगी। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है, उद्देश्य क्या है रिसर्च के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट डिस्कवरिंग एज येट। सम एम ऑफ रिसर्च आर फॉलोइंग। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है रिसर्च का, कि किसी सच्चाई को जानना, यानी कि कोई दबी हुई सच्चाई जो हिडन फैक्ट है उसको जानना जो पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे। यानी कि पहले जो चीज़ कवर की जा चुकी है, जो चीज़ पहले खोजी जा चुकी है, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई, कुछ सच जो छुपा रह गया है वो बाहर नहीं आ पाया, इसलिए उस चीज़ को दोबारा से खोज रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि कैंसर का इलाज है वो अभी भी उसके ऊपर रिसर्च हो ही जा रही है बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो क्या रहा है कि जो चीज़ खोजी जा चुकी है उसको फिर से क्लियर कर रहे हैं कि ताकि एक अच्छे सोल्यूशन पे पहुंचा जाए। तो इसका ये पहला उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड देखिए, टू फॉर्मुलेट ए न्यू थ्योरी और कंसेप्ट बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च में क्या है कि हम एक न्यू थ्योरी या एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक न्यू थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके चलते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। टू वेरीफाई डाटा एंड फैक्ट्स in respect of an analysis made by other scientists or in existing theory। यानी कि जो रिसर्च करने जा रहे हैं पहले वेरीफाई किया जाता है, डाटा को, फैक्ट को एनालाइज करके देखा जाता है कि उसके ऊपर बाकी जो अदर साइंटिस्ट थे या जो पहले थ्योरीज थी वो क्या थ्योरीज थी, पहले वो किस नतीजे पे पहुंचे थे। यानी कि अगर एक साइंटिस्ट हो या कोई एक साइंटिस्ट हो, किसी थ्योरी, किसी चीज़ पे पहुंच के उसने बात अपनी ख़त्म कर दी है, अब ये जानना कि उसने बात अपनी कहाँ पे ख़त्म की है, उसकी रिसर्च कहाँ पे ख़त्म हुई थी, तो उससे आगे जो है रिसर्च को शुरू करते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो वेरिएबल होते हैं उसमें जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, ठीक है, उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनका आपसी क्या संबंध है उसको टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आइए जानते हैं, देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखिए, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी कि किसी समस्या का हल ढूंढना साइंटिफिक तरीके के द्वारा। यानी कि रिसर्च का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है रिसर्च का, कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है साइंटिफिक तरीके से, तो उसे बोलते हैं रिसर्च, या इसे ये है रिसर्च का उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड इसलिए क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक तरीके से किया जाता है रिसर्च को। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देखिए, रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग एंड असम्पशन। रिसर्च क्या है, किस पे बेस्ड है ये, हाइपोथेटिक सैम्पलिंग और एजम्पशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। देखिए, रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन है। रिसर्च डेवलप कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी। रिसर्च क्या करता है, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरी को डेवलप करता है। रिसर्च इन्फॉर्मेशन इज़ यूज टू टेक एक्यूरेट डिसीजन। रिसर्च इन्फॉर्मेशन में क्या है, जो डिसीज़न, जो फैसले लिए जाते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, सटीक होते हैं। रिसर्च इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। रिसर्च क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम ये नहीं कह सकते हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं तो हमें कितनी देर के लिए हम खोजेंगे, क्या पता उसमें कम समय लगे, ज़्यादा समय लगे। रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखिए, पहला होता है फॉर्मुलेशन। रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च टॉपिक इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च जर्नी। यानी कि जब हमारी रिसर्च स्टार्ट होगी, सबसे पहली बात क्या होगी, रिसर्च प्रॉब्लम। हम किस टॉपिक को चुन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले हमें वो चुनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारा पहला स्टेप, हमारा पहला चरण कौन सा होगा रिसर्च का, हम पहले उसमें कोई प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए कि जो पहले रिसर्च प्रॉब्लम होगी उसी से टॉपिक से संबंधित हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग विद सीनियर और स्टडी और प्रीवियस रिसर्च वर्क सो दैट द एम्बिटिकेटी कैन बी अवॉइडेड। देखिए फ्रेंड्स,
रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर हमें कौन से टॉपिक पे रिसर्च करनी है, स्टडी करेंगे, प्रीवियस रिसर्च वर्क देखेंगे कि जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस पे रिसर्च करने जा रहे हैं दोबारा से, तो उस पर पहले काम क्या हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। तो इससे ये होता है कि जब हम अपनी डिस्कशन कर लें, सब कुछ कर लें, तो उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ अस्पष्टता रह जाती है उसको दूर किया जा सकता है। प्रॉपर सिलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेक्स टास्क इजी एंड स्मूथ। अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो अगर हमें चीज़ की टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में है या हम उसका प्रॉपर सिलेक्शन कर लें तो रिसर्च जो है वो आसान भी हो जाएगी और स्मूथ भी हो जाएगी। इससे रिसर्च करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई जब रिसर्च करनी है तो हमें ऐसा टॉपिक उठाना है तो जिसमें प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसको पहले हमें डिस्कस करना है, उसके बाद हमें उसको अच्छे से समझना है, फिर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना है ताकि जो रिसर्च है वो अच्छे से इजी तरीके से जल्दी से हो जाए। तो नेक्स्ट आता है दूसरा स्टेप, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, देखिए आफ्टर सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप ए प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। देखिए जब हम अपनी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारा अगला स्टेप, अगला चरण कौन सा होगा कि हम प्लान करें। किसका प्लान करें? इन्वेस्टिगेशन का, जांच पड़ताल का। यानी कि पहले हमने टॉपिक चुन लिया है क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद हम जांच पड़ताल का एक प्लान बनाएंगे ताकि रिसर्च को अच्छे से किया जा सके। तो दूसरा स्टेप होगा डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल का। तो नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग। देखिए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब हिंदी में होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशंस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च टॉपिक। इट कवर स्पेसिफिक एंड कन्फाइंड एरिया विच कॉल्ड सैम्पलिंग। देखिए हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हमें कोई रिसर्च का टॉपिक ढूंढना है, रिसर्च का टॉपिक ऐसा तैयार करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। यह क्या होगा, इसमें से हम कुछ सैम्पलिंग को इकट्ठा करेंगे। यानी कि जब हमने कोई टॉपिक चुन लिया है हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे, एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे और साथ में सैम्पलिंग देखेंगे। सैम्पलिंग इज डिफाइंड स्मॉल एंड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब हमारा डाटा, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास कौन कौन सा डाटा, कितना डाटा पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब कुछ और है, यानी कि जो हमारे पास डाटा उसे कहते हैं पॉपुलेशन। यानी कि सैम्पलिंग इज डिफाइंड स्मॉल ग्रुप, स्मॉल एंड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। हाइपोथेसिस गाइड द स्कॉलर्स एंड डिफाइंड पैरामीटर ऑफ स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम अपने वर्क को कैसे स्टार्ट करेंगे। अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम भी चुन ली है, फिर हमने उसको डेवलप भी किया है, अब हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले हम हाइपोथेसिस को देखेंगे, फिर वहाँ पे सैम्पलिंग को इकट्ठा करेंगे। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन हमें कैसे कैसे अपने काम को अंजाम देना है, कैसे कैसे रिसर्च को पूरा करना है, उसके लिए एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना होगा। रिसर्च डिज़ाइन मीन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन विच रिसर्च इज़ टू बी कंडक्टेड। मेन एम ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर टाइम एंड एफर्ट। यानी कि कम समय में, कम एफर्ट में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ये है रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि हम ऐसी रिसर्च डिज़ाइन कर लें, ऐसी जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम उसको ऐसा करें कि हमें कम समय भी कम लगे और हमारा काम भी जल्दी से ज़्यादा हो जाए। द रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर अप्रोप्रिएट रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन में अब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम भी आती हैं तो कैसे कैसे होनी चाहिए। देखिए करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ स्कॉलर। देखिए आपके पास स्किल्स भी, जैसे ये स्कॉलर है जो रिसर्च को करने जा रहा है उसके पास स्किल्स होने चाहिए कि ताकि वो काम को अच्छे से समझे, रिसर्च को अच्छे से समझे और अपनी समझ के हिसाब से रिसर्च को पूरा करें। एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिसर्च टॉपिक। देखिए रिसर्च टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करना, पूरा एक्सप्लेन करना, फिर क्या करना उसको कंक्लूजन तक पहुंचना। ठीक है फ्रेंड्स,
नतीजे तक पहुंचना कि टॉपिक क्या रहा है। कॉस्ट फैक्टर बिल्कुल सही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कॉस्ट काफ़ी आती है किसी रिसर्च को करने के लिए। टाइम फैक्टर, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। देखें, अब डाटा कलेक्शन की बात आई है। कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो दो भागों में बढ़ता है। पहली बात आती है प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा कौन सा है? इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चनर्स। प्राइमरी डाटा कौन सा आता है? जो आपका अपना डाटा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि डाटा दो प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो है जो आपका अपना है, जो आपने सर्वे किया है, ग्रुप डिस्कशन किया है, क्वेश्चन सवाल जवाब पूछे हैं, वो हो गया प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा कौन सा है? विच ऑलरेडी हैव कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड विच हैव ऑलरेडी पास थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। इसमें बुक्स आ जाएंगी, न्यूज़पेपर आ जाएंगी, किसी की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो डाटा जो पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, बस आप उसको एक बार समझ रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाटा दो प्रकार का है, आपको प्राइमरी डाटा भी देखना पड़ेगा, सेकेंडरी डाटा भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। स्कॉलर ऑब्जर्व दैट द रिसर्च प्रोजेक्ट is executed in a systematic manner so that project may not suffer ahead। देखिए, इसमें क्या है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ये एग्जीक्यूशन जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जो स्कॉलर है वो ये देखता है कि काम सबको जो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए, कि ताकि आगे जाके जो प्रोजेक्ट छेड़ा है रिसर्च के लिए उसको कोई फैक्ट ना पड़े। एनालिसिस ऑफ डाटा, देखिए, आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा इट शुड बी अरेंज प्रॉपरली एंड क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, वो डाटा को अच्छे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लासीफाई कैसे करोगे? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करोगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि जो जनगणना होती है ना, जो जनगणना होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है जनगणना में? तो देखिए कि जो डाटा रखा जाता है, डाटा होता है ना ऐसे कि अ, किसी देश में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कौन रोज़गार किसको मिला है, किसको बेरोज़गार, कौन बेरोज़गार है ना। तो ये वो क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई डाटा है, पहले आप उसको अच्छे से अरेंज कीजिए, फिर उसको कैटेगरी में बांटिए। Irrelevant data should be separated and relevant data is coded into symbols so that is may be tabulated। यानी कि जो irrelevant जो डाटा है उसको अलग कर दे, जो relevant डाटा है इसको कोड करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 ABC वगैरह। ठीक है, tabulation is a part of technical procedure wherein classify data in form of table। ठीक है फ्रेंड्स, टेबुलेशन पार्ट होता है टेक्निकल प्रोसीजर का, जो डाटा को एक टेबल के रूप में बताता है। देखो, टेबुलेशन में होता है ना ऐसे पॉइंट वाइज देते हैं नंबर। हो दिस हेल्प फॉर एनालिसिस बाय अप्लाइंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें क्या है, अलग अलग जो मेथड है वो इसमें डिस्कस हो जाते हैं या अप्लाई हो जाते हैं। तो ये होगा एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि आपको आपके पास जो डाटा है उसको आप अच्छे से अरेंज कीजिए, उसको नंबरिंग दीजिए। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए, आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा स्कॉलर कैन टेस्ट हिज हाइपोथेसिस विच फॉर्मुलेटेड अर्लियर। डिफरेंट टाइप टेस्ट इज डेवलप्ड सच एज ची स्क्वेयर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट एट्सेट्रा। ये सभी फ्रेंड्स देखिए, जो एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, ची स्क्वेयर टेस्ट है, ये किसके पास है? ये किसके पार्ट है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम आते हैं। द टेस्ट रिजल्ट डिसाइड द हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। देखिए, अगर हाइपोथेसिस होती क्या है कि परिकल्पना, यानी कि जो हम चीज़ को सोच रहे हैं, हम चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी रिसर्च जो कर रहे हैं, वो चीज़ सही है कि गलत है, वो कैसे पता चलेगी? वो चीज़ स्क्वायर, एफ टेस्ट या टी टेस्ट से पता चलेगी। ये वो टेस्ट हैं जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम में आते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है। तो नेक्स्ट आ गया इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन। द कलेक्शन डाटा इज एनालाइज्ड
summarized, link with research objective, and is explained finding new theory, recommended new concept and principle. देखिए इसमें जो कलेक्शन डाटा है, जो इसमें डाटा इकट्ठा किया गया है, वो कैसे कैसे लिंक करेगा, कैसे कैसे न्यू थ्योरी को बनाएगा, न्यू कंसेप्ट और नए प्रिंसिपल सिद्धांत कैसे बनेंगे, इसमें इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आ गया रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये लास्ट स्टेप है रिसर्च स्टेप्स ऑफ रिसर्च का। एट लास्ट स्कॉलर हैज़ टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन डिटेल विच गिव complete details about research. It is present in simple language and attractive style with use of chart, graph, illustration wherever necessary and relevant. देखिए लास्ट कौन सा स्टेप है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसमें बताई जाती है कि जो आपने अभी रिसर्च आपको जो दिया गया था करने के लिए, आपने उसको ख़त्म कर लिया है, बस आप उसके अब रिपोर्ट बना रहे हो और उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको जैसे डिफरेंट स्टाइल में करोगे, जैसे सिंपल लैंग्वेज हो। एक अच्छी रिसर्च जो करनी हो तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि सभी को समझ में आए। तो एक अट्रैक्टिव स्टाइल होना चाहिए, जैसे चार्ट हो गए, ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसे वगैरह ये ज़रूरी हैं। तो ये थे रिसर्च के स्टेप। तो आइए जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से थे रिसर्च स्टेप के। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कल किया था रिसर्च के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो साथ में इसके जो स्टेप ऑफ रिसर्च के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्या थे कि पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, द सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च आर, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का एक सीक्वेंस यहाँ पे लगाना है। देखिए ABCD में क्या होगा सही, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, ऑप्शन नंबर ए पहले आएगा। अगर हमें कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑपरेशन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए कोवेरिएशन होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ स्पोरियस रिलेशन, जनरलाइजेशन एंड थ्योरिसेशन, ये होना चाहिए। तो नेक्स्ट है व्हेन प्लानिंग टू डू एज सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू, ये दिसंबर 2014 क्वेश्चन था कि जब प्लानिंग की जाती है सोशल रिसर्च करने के लिए तो इसमें क्या होना चाहिए। देखिए आपके सामने ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। अप्रोचेज द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, डू ए पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, ऑप्शन नंबर C, बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, या D फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज देयर इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा C, बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक। ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि सोशल रिसर्च की जाए तो क्या होना चाहिए, वो बी फैमिलियर विद लिटरेचर होना चाहिए, यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए कि हम किस समाज के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्हेन सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज द लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनवरी 2017 का क्वेश्चन है कि जो रिसर्च के स्टेप हैं वो एक लिस्ट में दिए हुए हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा। पहले आएगी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फिर हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस, जो हमने वही ऊपर किया ही है। तो लास्ट में आएगा कंक्लूजन। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए कि पहले प्रॉब्लम को दिखाते हैं, फिर एंड में आएगा कंक्लूजन। देखिए एंड आपका कंक्लूजन का हो गया ना। देखिए 4 ऑप्शन है, अब ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 3 है, लास्ट में कंक्लूजन है दोनों के। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे एंड में डाटा कलेक्शन है, एक में एविडेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंक्लूजन पे एंड होता है किसी भी रिसर्च का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो हो गए गलत, तो बचे 2, ऑप्शन नंबर 1 और 3। इसको आप केयरफुली करिए तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जब भी आपको एग्ज़ाम करते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आप बनाइए। जो चीज़ गलत है उसको पहले निकालिए, सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। अगर आपको कोई एक्शन रिसर्च करनी है तो कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए। जनवरी 2017 का क्वेश्चन था ये। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले प्लान होगा, फिर एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे स्टेप ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो कल वाले क्वेश्चन थे ये वाले क्वेश्चन है, ये मीनिंग ऑफ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के। देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन है, द रिसर्च ऑफ अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाई एज। ठीक है,
द रिसर्च अप्रोच के तहत जो मैक्स वेबर ने कहा है कि कैसे पीपल जो जो लोग कैसे जो कुदरती चीज़ें उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटिव पैराडिम। ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। इसमें से बताइए कि रिसर्च कैसे करेक्ट होगी स्टेटमेंट में से। देखिए आपके सामने ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 ABCD, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन। कि हम जब रिसर्च करते हैं वो किन मेथड्स को सामने रख के करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिसर्च मेथड्स रेफर्स टू द बिहेवियर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रिसर्च टेक्निक। यानी कि रिसर्च मेथड क्या है, ये अगर हम किस हिसाब से या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेके रिसर्च को करते हैं वो है आता है रिसर्च मेथड में। देखिए इन फर्स्ट ग्रुप वो इंक्लूड ऑल दोज टेक्निक्स वही विच आर रिलेटेड फॉर कलेक्टिंग डाटा। यानी कि देखिए कि अगर हम पहला ग्रुप कौन सा है, जैसे हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें डाटा का कलेक्शन करना होता है, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना होता है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा। पहली बात तो हमें जो डाटा इसको इकट्ठा करना होता है, अब वो किस टेक्निक से करेंगे वो इसमें आएगा। यानी कि हम जिस टेक्निक से रिसर्च करेंगे उसको कहते हैं रिसर्च मेथड। तो पहली बात तो हमें जो डाटा इकट्ठा करना होता है कि हमें किसके ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, उसकी टेक्निक क्या होगी इसमें देखा जाएगा। इन सेकेंड ग्रुप यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एंड द अननोन वेरिएबल। दूसरे में क्या है कि देखिए पहले में तो हमने डाटा इकट्ठा किया है टेक्निक लगा के, किस हिसाब से डाटा इकट्ठा किया। दूसरे में क्या है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसका डाटा और जो हमने डाटा इकट्ठा किया है वो, और जो अननोन वेरिएबल हैं यानी कि जो फालतू के वेरिएबल जो साथ में डाटा के आ चुके हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। तीसरी बात है, इन द थर्ड कंसिस्ट ऑफ दैट टेक्निक विच यूज टू एवेल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन। यानी कि तीसरे ग्रुप में क्या रखा जाएगा कि वो टेक्निक जिससे एवेल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करके देखा जाएगा कि जो रिजल्ट निकला है वो कितना सही है। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई रिसर्च करनी है, आपको सबसे पहले डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, डाटा इकट्ठा किया, डाटा जब फिर आपने पहले में डाटा इकट्ठा कर लिया, जब दूसरी पॉइंट में क्या है बी पॉइंट में कि आपने डाटा इकट्ठा किया साथ में आपको अननोन वेरिएबल भी साथ में मिल गए। उसके बाद जो आपने सर्च करने का सोचा था अब वो कितना वाजिब है कितना सही है वो आपको एवेलुएट करना होगा कि आपने जिस रिसर्च के बारे में सोचा था कि आप वही आपको उसका रिजल्ट मिल चुका है, वो देखेंगे हम तीसरी में। ठीक है, तो यह है रिसर्च मेथड, यानी कि रिसर्च हम किस हिसाब से करेंगे वो किस में आएगा, रिसर्च मेथड में आएगा। तो अब देखिए कि रिसर्च मेथड में क्लासीफाई एज फॉलोइंग। अब रिसर्च मेथड यानी कि जब हमें डाटा इकट्ठा जब हमें रिसर्च को करना है वो मेथड है वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहले है हिस्टोरिकल मेथड जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा है सर्वे मेथड जिसे फील्ड रिसर्च, सर्वे मेथड को फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड भी कह देते हैं इसलिए इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसे लेबोरेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। तो वन बाय वन करके इसको करेंगे। अब इसके बाद एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ये 3 मेथड हैं जिसको देख लेते हैं। अब देखिए कि मेथड क्या है, यानी कि जो हमें रिसर्च करनी है किसी चीज़ के ऊपर, तो उस रिसर्च को बढ़िया बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके मेथड्स क्या हैं, किस हिसाब से किस बेस पे आप रिसर्च को करोगे। तो देखिए पहली बात आई है हिस्टोरिकल मेथड की जिसे लाइब्रेरी रिसर्च भी कहा जाता है। अब देखिए इन लाइब्रेरी रिसर्च और हिस्टोरिकल मेथड analysis of historical records and documents. In this method, researchers use techniques of for analysis record and documents. Sources of historical data are follow. देखिए सबसे पहले क्या है कि हिस्टोरिकल मेथड यानी कि रिसर्च करने के लिए हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड्स, ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, जैसे कि हिस्ट्री में कि इन्होंने किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो, जैसे कोई हमें रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कोई अखबार है, कोई बुक्स है, ये हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। अब इसको एनालिसिस करके देखना पड़ता है। अब हिस्टोरिकल मेथड फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि यूज़ क्यों किया जाता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे छोटा सा पॉइंट ये है कि
जैसे आपने कोई रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करो कि क्या जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि क्या पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई आई थी तो उसमें क्या रिज़ल्ट निकला था, आप वही चीज़ को फॉलो करोगे। मान के चलिए कि जैसे कोई अदालत है ना, वहाँ पे कोई ऐसा केस आ गया कि जो वकील हैं वो हैरानी में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि यार ये नया केस है कोई भी, तो इसको कैसे निपटा जाए। तो उसमें क्या होता है कि वकील जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो रेफरेंस वो ढूंढते हैं कि पुराना ऐसा केस कोई था, कैसा पहले हो चुका है ऐसा केस था। अगर ऐसा केस कोई जो सामने अभी उनके सामने चल रहा है कि आज से इतने साल पहले कोई भी ऐसे केस था, उसमें कैसा फैसला लिया गया था, तो वो वही फैसले को यहाँ पे वो खोजते हैं। जैसे किसी ने कोई रिसर्च करनी हो, है ना, जैसे किसी ने कोई रिसर्च करनी हो, तो उसी रिसर्च को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हिस्टोरिकल मेथड को देखा जाता है कि इसका सोल्यूशन कैसे लिया जाए। तो इसलिए करते हैं हिस्टोरिकल मेथड को अपनाया जाता है, क्योंकि जो आज समय बीतेगा वो हिस्ट्री बन जाएगा कल का, तो सबके वो काम में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड के सोर्स क्या हैं। देखिए, पहली बात तो है बुक्स प्रोवाइड आइडियाज़ एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स इन द बुक्स रिटन बाय देम। यानी कि बुक्स क्या है, हमें एक आइडिया और थ्योरी प्रदान करते हैं जो डिफरेंट थिंकर्स की हैं। थिंकर्स क्या है, विचारक। अब थिंकर्स क्या मतलब होता है, विचारक, जिनके अपने अपने जिन्होंने विचार दिए होते हैं हर एक बुक में। आप जैसे आप मान के चलिए कि आप कोई भी राइटर की बुक ले लो तो आप में सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। अगर हम उस बुक की, अगर जैसे आप यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक ले लो कोई, आप जैसे किसी और पब्लिकेशन की बुक होगी उसका कहने का तरीका अलग से होगा, किसी और के हो गए उसमें कहने का तरीका अलग से होगा, मेरा आपको तरीका पढ़ाने का अलग से होगा। तो इसमें क्या है, आपको इसमें आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं साथ में, ठीक है, कि ताकि जो आपकी रिसर्च है वो बढ़िया बन सके। रिसर्च स्टडी ऑफ दीज बुक्स एंड गेट द नॉलेज what has been said on the subject by people who study a similar research earlier। यानी कि रिसर्च में इसमें ये क्या देखा जाता है, इसमें बुक से नॉलेज इकट्ठी की जाती है कि जो अभी रिसर्च की जा रही है क्या पहले वो ऐसी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जिस रिसर्च के लिए आप जा रहे हो क्या उसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी है, तो क्या क्या मुश्किलें आई थी, कैसे सोल्यूशन मिला था, वो सब कुछ आपको बुक्स में से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आपको इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई आपको दिया जाता है डाटा लिखने के लिए, है ना, थीसिस दी जाती है लिखने के लिए, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब उस टॉपिक के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप अपनी बुक को दूसरों से कैसे बेहतर बनाओ। तो आप क्या करोगे, बुक्स का रेफरेंस लोगे, वहाँ से देखोगे कि क्या क्या ये चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे क्या मतलब, देखिए, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिश्ड मैनी रिपोर्ट सर्वे रिलेटिंग टू सोशल प्रॉब्लम। दीज रिपोर्ट सर्वे provides very useful information about subject or topic to social research। देखिए, रिपोर्ट्स ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे क्या होता है कि जो आम जनता से करते हैं। ठीक है, सर्वे क्या, आपने जैसे मान के चलिए एक रिसर्च हुआ है यूजी नेट पेपर 1 पे, सभी से पूछा गया कि बताइए ऑनलाइन मेथड बढ़िया था यूजीसी नेट का या ऑफलाइन बढ़िया है। तो कुछ कहेंगे नहीं ऑफलाइन बढ़िया था, कुछ कहेंगे ऑनलाइन बढ़िया था। तो उसमें से कौन सा रिजल्ट निकलेगा, ऑनलाइन सबसे बढ़िया है या ऑफलाइन बढ़िया है, तो ये क्या हो गया, सर्वे हो गया, है ना। तो यानी कि ये सर्वे हो चुका है कि ये सर्वे कौन करेगा, ये गवर्नमेंट भी करती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां भी करती हैं। तो जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सोशल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो बताते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसमें काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो किसी रिसर्चर के काम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वे की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, अब जैसे देखिए इकोनॉमिक सर्वे बुक आती है जो आईएएस एस्पायरेंट के लिए सबसे बढ़िया बुक है ना, मैगजीन आती है इकोनॉमिक सर्वे की। तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे देखा जाता है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। नेक्स्ट है मेमोरीज। देखो, ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री एंड लेटर्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और डाटा। देखिए, जो मेमोरीज हैं, जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी क्या है, जो खुद अपनी स्वय जीवनी कोई व्यक्ति लिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ हिस्ट्री, किसी के ऊपर जो लाइफ हिस्ट्री है, जैसे आप लाइफ हिस्ट्री लगा के चलिए कि किसी की ज़िंदगी के ऊपर कोई आधारित हो चीज़। ठीक है, हम मुगल काल को ले लें तो लाइफ हिस्ट्री हो गया। एंड लेटर प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देखिए, लेटर से होते हैं, अब आपके सामने देखना कि जैसे आप कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो अंग्रेज़ों के ज़माने के आपको कई लेटर मिल जाएंगे। लाल किले में जाओगे आपको वहाँ पे
जो म्यूज़ियम बना रखा है वहाँ पे आपको अंग्रेज़ों का लिखा एक लेटर है वहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो गांधी जी के आपको कई लेटर जो है किसी जगह पे मिल जाएंगे। तो क्या है आपको इससे क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे बुक्स हैं, रिपोर्ट और सर्वे हैं, मेमोरी से, ये सारे हिस्टोरिकल मेथड के पार्ट हैं। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री में जांचना है कि ये चीज़ें कैसी थी तो आप किसके जरिए जानोगे? या तो आप बुक्स उठाओगे, या आप सर्वे देखोगे, या आप मेमोरीज देखोगे और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड डाटा कैन बी अवेलेबल फ्रॉम हिस्ट्री रिकॉर्ड्स एंड गेट बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। देखिए बात यहाँ पे है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की। प्राइमरी सोर्स क्या है? जो आपके पास अवेलेबल है खुद के, यानी कि जो ओरिजिनल जो आपके पास जो रिसर्च का मेथड है जो वो है वो प्राइमरी। सेकेंडरी सोर्स क्या है? कि अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, है ना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्या है कि वेरियस टाइप की नॉलेज है, हिस्ट्री में क्या क्या बीत चुका है आप उसको जांचोगे, वो आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में मिल जाएगा। पब्लिश रिकॉर्ड क्या है? कि गवर्नमेंट वेरियस न्यूज़ एजेंसीज इंस्टीट्यूशन आर पब्लिश्ड आर्टिकल, न्यूज़, रिसर्चर पेपर अबाउट सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन एंड हेल्थ इशू एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पब्लिश रिकॉर्ड क्या है कि जो पब्लिश हो चुके हैं, जैसे न्यूज़ एजेंसी है जो डेली अखबार छापती है, कोई आर्टिकल हो गया है ना, कोई सोशल इकोनॉमिक जो कोई हो गया, या कोई एजुकेशन हेल्थ के इशू, जो चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि जैसे आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको उसके लिए हिस्टोरिकल मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको बुक्स, रिपोर्ट ऑफ सर्वे, मेमोरीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड पब्लिश रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे अगर आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करना है तो। ठीक है, ये तरीका कौन सा है? ये है तरीका रिसर्च मेथड का। तो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड या फील्ड रिसर्च। अभी हमने ऊपर देखा सर्वे मेथड लिखा था ना, तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड आ गया। फील्ड रिसर्च देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट finding inquiries of different kind. The major purpose of descriptive research is description of state of affairs as it exists at present. The method of utilize are survey, comparative and correlation methods. देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि होता क्या है। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है, उसमें क्या है, पहली बात तो है कि ये बताता है कि चीज़ है क्या। इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको ये बताया जाएगा कि चीज़ें है क्या, ये नहीं बताया जाएगा कि चीज़ें क्यों हैं, कैसे होनी चाहिए। बस यही बताया जाएगा कि जो चीज़ है वो कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये इसमें नहीं बताया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सर्वे है, इंक्लूड सर्वे है, फैक्ट है, मतलब कि कई कई प्रकार का, जैसे आपको इंक्वायरी, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई रिसर्च कर रहे हो, आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप डिफरेंट तरह से इंक्वायरी करोगे। पहले आप सर्वे करोगे, लोगों से पूछताछ करोगे कि बताइए कि कैसा है, फिर आप फैक्ट को देखोगे कि वाकई वो चीज़ सही है। फिर द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इज एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। द मेथड यूटिलाइज आर सर्वे, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड। इसमें देखोगे कि आपने जो सर्वे किया है, फिर आप कंपैरेटिव करके देखोगे, आपस में कोरिलेशन संबंध देखोगे। यानी कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सर्वे करोगे, लोगों से पूछताछ करोगे, राय लोगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे। ठीक है, फिर आप आपसी संबंध जोड़ के देखोगे कि चीज़ें बाकी जो आपने इकट्ठी की हैं वाकई उनका आपसी संबंध है कि नहीं। अब इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि चीज़ें है क्या, वही बताया इसमें जाता है। चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो इसमें नहीं आता। अब ये डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है रिसर्च का, वो कैसी टाइप है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है तो पहले आपको सर्वे टेस्टिंग करना पड़ेगा। सम टाइम द एक्सपर्ट इंटरव्यू, सेकेंडरी डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन माइट नॉट बी इनफ टू डिफाइन द प्रॉब्लम और कंक्लूजन। देखिए इसमें क्या है कि जो सर्वे मेथड टेस्टिंग क्या है कि एक्सपर्ट द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो सेकेंडरी डाटा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और संस्था की ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो तो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर कई बार उससे हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता, ना ही हम किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं। सर्वे टेस्टिंग तो करनी ज़रूरी है, पर कई बार वो इनफ भी नहीं हो पाता, है ना। जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपको इनफ नहीं लगी, आपने ये करा, आप फिर भी किसी के कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए। फिर बारी आती है द क्वेश्चनर की। क्वेश्चन इज ए टूल इन विच लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, लो कॉस्ट इवन व्हेन द यूनिवर्स इज लार्ज एंड वाइड जोग्राफिकली। देखिए क्वेश्चनर क्या है कि इसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जो सवाल जवाब क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आस्क्ड टू बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, यानी कि आप
क्वेश्चन पूछोगे, आपको कोई रिसर्च करनी है, आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? आपको इसमें फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इसमें बहुत कम कॉस्ट होगा, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप आपने कोई रिसर्च करनी है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी से सवाल जवाब पूछोगे, सवाल करोगे तो आपको वो जवाब देगा, आप उसको लिख लोगे, है ना। तो उससे आपका टाइम बहुत कम, तो आपको उससे कॉस्ट बहुत कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके काम में आएगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इन इंटरव्यू मेथड of control information through oral verbal conversation. Direct interview can be either in the form of narrative or as answer to be specific question put the information. अब देखिए इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में ऐसा होता है कि इंटरव्यू में दो आदमी होते हैं, कि इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला। इसमें क्या है कि ओरल वर्बल कन्वर्सेशन है, यानी कि जो बातें, जो इसमें जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो ओरल, यानी कि वो बोल के वो होता है, ठीक है। आप किसी से, जैसे आप कोई भी इंटरव्यू देख रहे हो तो उसमें दो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपस में उनको सवाल जवाब करता है वो। जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए, आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे आपकी जानकारी लेगा, आपसे सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा, तो आप उसको आंसर दोगे, तो उससे वो ये जांच लेगा कि आप मतलब कि जो है वो आपकी सोच कैसी है, आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरव्यू से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज रिलेटिंग बिहेवियरल साइंस। रिसर्चर कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्वेशन अंडर दिस मेथड। If inquiries is small then research would conduct self observation, it is called participant observation. But scope if inquiries is wider field then field work conduct observation work, it is called non participation direct observation. इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आप ऑब्जर्व करोगे, है ना, किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखोगे, तब वो ऑब्ज़र्व हो गया। उसमें क्या है कि आपको बहुत सारी जो है वो नॉलेज मिलेगी। ये ऑब्ज़र्वेशन आप कैसे करोगे? आप ये खुद से भी कर पाओगे, है ना, आप ये खुद से भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये खुद से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। जैसे आपने मान के चला कि आपने देखा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में देखते हैं डिफरेंस क्या है। आप वहाँ पे विज़िट करोगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपको वहाँ पे सहूलियत मिलेगी। आप देखोगे कि सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे हैं, प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर कैसे है, फ़ीस कंपैरिजन करोगे आपस में, वो कैसी हैं, है ना। ऑनलाइन मेथड देखोगे, ऑफलाइन मेथड देखोगे टीचिंग का, तो आप ऑब्जर्वेशन करके देखोगे कि जो ऑफलाइन मेथड है टीचिंग का उसमें हार्डवर्क ज़्यादा है, ऑनलाइन में हार्डवर्क बहुत कम है, वहाँ पे स्मार्ट वर्क है, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्वेशन आपका हो गया, फिर आपका हो गया कि ऑनलाइन मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है केस स्टडी। द केस स्टडी मेथड इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। केस स्टडी में क्या है कि जो आप केस स्टडी देखते हो वो बिल्कुल गहराई से आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो बता देगा। केस स्टडी में आपको जो आपको, जैसे आप मान के चले कि केस स्टडी में आपको एक वो जो प्रॉब्लम दे दी जाती है, आप उसका जो सोल्यूशन देखते हो कैसा है, अब आपको काफ़ी गहराई में देखना होता है, ठीक है। ये सारे जो केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, सर्वे, टेस्टिंग, ये किसके पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड की। इसे बोलते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। जैसे कि लेबोरेटरी में जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना टेस्ट लेबोरेटरी में, वैसा ही एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि जो आपने रिसर्च अभी करने के लिए सोचा था, जो आपने डाटा इकट्ठा किया है, अब आपको उसको लागू करने के लिए देखना है कि क्या जो आपने चीज़ें उठाई हैं सही से, आपने जो डाटा इकट्ठा किए क्या एक्सपेरिमेंट में आपके वो पास हो रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च एंड फॉलोज डिफरेंट साइंटिफिक एंड स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। It is futuristic nature which process of new innovation in laboratory research actively manipulate one or more कैजुअल वेरिएबल एंड ड्रॉ रिजल्ट। देखिए इसमें क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है पहली बात तो रिसर्च का। इसमें डिफरेंट साइंटिफिक तरीके जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि जो नॉलेज मिलेगी वो एक न्यू इनोवेशन होगा, यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपके सामने, चाहे वो अच्छा हो एक्सपेरिमेंट चाहे वो बुरा हो, आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आएगी, है ना। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, आपको नई नॉलेज मिल गई कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया आपकी वहाँ पे कहाँ पे गलती हुई है ना। मान के चले कि जैसे आपने यूजीसी नेट की
तैयारी किए भी नहीं, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका एग्ज़ाम फेल हो गया, आप फेल हो गए, फिर आप अच्छे से पढ़ के गए, है ना, तो आपका फिर भी रह गया। दूसरी एग्जांपल मैं आपसे यहाँ से लेता हूँ, एक बढ़िया सी एग्जांपल। देखिए, आपने यूजीसी नेट की तैयारी अच्छे से कर ली, अब आपने पेपर 1 भी कर लिया, पेपर 2 भी कर लिया, पर आपने वहाँ पे जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको कुछ चीज़ें मुश्किल लगी, फिर आपने यहाँ पे आके देखा कि मेरे को कोई कोई चीज़ें नहीं आई थी, कौन कौन सी मुश्किल लगी हैं, तो आपने वो ऑब्ज़र्व किया। फिर आपने, जैसे आपने मान लीजिए मैथ पूरा छोड़ दिया, आपके नंबर तो आ गए पर आपका 1-2 नंबर से नेट रह गया। फिर आपने ये करके देखा कि मैं अगर मैथ कर लेता या कर लेती तो आज मेरा नेट क्लियर होता, ठीक है। तो आप अगली बार क्या करोगे, उसको अच्छे से करके जाओगे, है ना। पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं बिना मैथ किए चले जाऊँ तो मेरा नेट क्या पता हो जाए, पर आपसे हुआ नहीं। फिर आप अगली बार मैथ करके जाओगे, साथ में रीजनिंग थोड़ी बहुत करके जाओगे, आपका नेट हो जाएगा। आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। अगर आपने वो नहीं किया, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे ये करना था, अब आपने जो वो कर लिया तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ मेरा अब नेट क्लियर हो चुका है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक हमें पहली बात तो ये साइंटिफिक मेथड है, दूसरी बात क्या है, ऐसे हमें नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। ये न्यू इनोवेशन है एक, ठीक है। इन लेबोरेटरी रिसर्च एक्टिवली मैनिपुलेट वन और मोर कॉजल वेरिएबल एंड ड्रॉ रिजल्ट। लेबोरेटरी रिसर्च में क्या है कि आप किसी जो वेरिएबल है उसको आप किसी कारण से, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हो। एक वेरिएबल या वो जो वेरिएबल है, ठीक है, तो उससे आप जो है वो रिजल्ट को शो कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। तो देखिए, दीज आर इन डिफरेंट फॉर्म, इसकी टाइप्स। तो अब हम करेंगे टाइप्स इसकी। देखिए, पहली बात है रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप या प्री टेस्ट एंड पोस्ट डिज़ाइन, यानी कि जो टेस्ट करने से पहले प्री टेस्ट या टेस्ट करने के बाद जो डिज़ाइन है वो कैसा है। देखिए, रैंडमली असाइन वेरिएबल टू ए रिसर्च इन ग्रुप और कंट्रोल फ्रॉम दीज इशू कैन इफेक्ट टू रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप। देखिए, इसमें क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि जो चीज़ें हो रही है क्या वो अपने आप हो रही है, रैंडमाइज तरीके से हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप क्या है कि जैसे आप किसी चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हो, यानी कि आप जैसे रिसर्च के अंदर किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, क्या वो अपने आप ही वेरिएबल उसमें से रैंडमाइज तरीके से हो रहे हैं। यानी कि आपने कोई टेस्ट करना चाहा, क्या आपकी वो जो चीज़ें हैं टेस्ट करने के लिए जो वेरिएबल है, क्या वो अपने आप ही रैंडम तरीके से असाइन हो रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसी बात नहीं होती यहाँ पे। ऐसी बात क्या होती है कि जो हमने टेस्ट करना है, जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है हमें, तो हम उसके लिए जो वेरिएबल रखेंगे वो वेरिएबल एक समान रखेंगे, यानी कि सिमिलर रखेंगे, कि ताकि एक समान वेरिएबल या सिमिलर वेरिएबल रखने से रिजल्ट भी हमारा सही तरीके से आए। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने कोई रिसर्च करनी है तो उसका रिजल्ट कुछ और ही आ जाए, जैसा हम रिजल्ट चाहेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये नहीं होता कि रैंडमली जो चीज़ें अपने अभी वेरिएबल कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे ज़रूरत के अनुसार ही आएगा, अगर हमने उस चीज़ को अच्छे से असाइन करके रखा हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम हर एक वेरिएबल को बराबरी का मौका देते करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप, यानी कि अपने आप भी यहाँ से कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, वो हमारे तरीके से ही आएगा। नेक्स्ट है इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि आंतरिक शुद्धता। देखिए, इंटरनल वैलिडिटी ट्राई टू एग्जामिन वेदर द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंटरनल वैलिडिटी में क्या देखा जाता है कि जो अभी इफेक्ट या जो अभी जो चीज़ हमें चाहिए, जो वेरिएबल है, क्या वो वेरिएबल जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे मान के चलिए कि जो हमें आंतरिक शुद्धता, हमें कोई चीज़ देखनी है कि जो चीज़ वो कैसी है, क्या वो जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस चीज़ के ऊपर वो चीज़ बनी हुई है, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसी क्यों है, ठीक है। यानी कि जिससे वो चीज़ बनाई गई है, क्या उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज कंसर्न वेदर द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी से क्या है कि जो चीज़ें हमें जो रिज़ल्ट जो है शो हो रहा है, ठीक है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के बाहर है, यानी कि जो हमने वो जो अभी रिसर्च किया है या करना है, जो कुछ भी है जो हमें रिज़ल्ट मिला है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के अंदर है या उसके परे है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं,
तो ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसके मेथड आज कर लिए। ये हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है, तो सर्वे मेथड हो गया, तो साथ में एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेथड्स ऑफ। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए सैम्पलिंग होती क्या है। देखिए रिसर्च, जब हमने कोई रिसर्च जब करते हैं तो वहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए एक सैंपल निकाला जाता है। ठीक है, तो जो हम रिसर्च में से सैंपल निकालते हैं वो प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि अगर हमें जानना है कि जो हमने रिसर्च करी है वो सही है कि गलत है, कितनी सही है कितनी गलत है, उसको जानना हो तो हम किससे वो करेंगे सैम्पलिंग से। यानी कि रिसर्च को जांचने के लिए जब हम सैंपल को निकालते हैं, जब सैंपल निकाला जाता है तो उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो मीनिंग होगा क्लियर। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पॉपुलेशन इज़ नॉन एज सैम्पलिंग। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आप पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का क्या मतलब है यहाँ, ये पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि आम पॉपुलेशन, वो नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब है कि जहाँ आपके पास जो टोटल डाटा है रिसर्च वाला, जो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो आपका पूरा डाटा है, उसे बोला जाता है पॉपुलेशन। अब उसमें से आप कोई सैंपल सेलेक्ट करोगे, सैंपल निकालोगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ए लार्ज ग्रुप। देखिए जो सैम्पलिंग है उसमें क्या है, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ए लार्ज ग्रुप, मतलब कि छोटे छोटे जो इंडिविजुअल मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। इनकी सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? ठीक है, सैम्पलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, छोटे छोटे इंडिविजुअल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमें पता करना हो कि हमारे भारत में, इंडिया में कि कितने पुरुष हैं या कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, है ना। तो ये सब हमें सैंपल निकालना होता है। तो जैसे हमें ये जांचना हो कि कितनी कितनी संख्या है इनकी, तो हम उनको क्या करेंगे, उनमें से एक सैंपल निकालेंगे। ठीक है, हमें ये जांचना हो कितने आदमी, कितने औरतें, बूढ़े, बच्चे, है ना। तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, यानी कि बूढ़े, आदमी, औरतें, बच्चे इंडिविजुअल है। वो मिलके क्या बनाएंगे, एक बड़ा ग्रुप बना देंगे, जिसे हम भारत कहेंगे, भारत की जनसंख्या कहेंगे, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। देखिए पॉपुलेशन और यूनिवर्स। देखिए पॉपुलेशन और यूनिवर्स है क्या, ये कोई, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट अंडर कंसिडरेशन। देखिए इसमें क्या है कि ये कोई आम पॉपुलेशन नहीं है कि जनसंख्या बता दी, वो नहीं है। आपका जो रिसर्च का डाटा है वो होता है पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन या यूनिवर्स उसे कहते हैं कि जो आपका टोटल डाटा है रिसर्च वाला, ठीक है, जिसमें सारे के सारे यूनिट है जो कवर होते हैं। अब नेक्स्ट है सैंपल, इट इज़ ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि सैंपल क्या है, जो आपकी रिसर्च का ही पार्ट है। यानी कि आपकी जो रिसर्च है वो सही है गलत है क्या है, अगर आपको टेस्ट करना हो तो आपको सैंपल निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि जब आपके शरीर में कोई कमी हो, बॉडी में कोई आप फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, तो जब आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गए, उसने आपको कहा कि आप ब्लड का टेस्ट करवाइए। ठीक है, तो जब आप लेबॉर्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। यानी कि जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो क्या है, उसमें जो पूरा खून है वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। यानी कि वो टोटल खून जो है आपके अंदर, जो टोटल ब्लड है आपके अंदर, वो है पॉपुलेशन। अब जो आपसे वो, ठीक है, आपकी बॉडी में से जो वो ब्लड का सैंपल ले रहा है टेस्ट करने के लिए कि आपको कहाँ पे कमी है, ये फीवर क्यों है, तो उसे बोलते हैं सैंपल। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन क्या है, जो आपके ब्लड शरीर में, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड है, वो है टोटल पॉपुलेशन ब्लड की। अब उसमें से जो सैंपल ले रहा है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ब्लड का छोटा सैंपल लेगा, वो होता है सैंपल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि थोड़ा सा ब्लड लेना टेस्ट करने के लिए, वो है सैंपल। बाकी पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पूरे ब्लड जो शरीर के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है नहीं कि आपका पूरा का पूरा जो है वो ब्लड निकालेंगे टेस्ट करने के लिए, है ना, ऐसे तो है नहीं। वो आपका थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेंगे ताकि टेस्ट किया जा सके। सेम ऐसे ही रिसर्च में होता है कि जो आपने डाटा इकट्ठा कर लिया किस चीज़ के ऊपर, आपको टेस्ट करना है, तो आपको पूरा डाटा जांचना नहीं होता, सिर्फ आपको सैंपल टेस्ट करना होता है वो। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज़। देखिए इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन। देखिए इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है, यानी कि जो आपका डाटा कितना बड़ा है, वो कहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट है, कितने यूनिट है
आपकी पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि आपने जो आपका डाटा है वो कितना इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है, आपका डाटा कितना ज़्यादा बड़ा है, वो किससे पता चलेगा, वो इससे ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में क्या है, देखिए एवरी सैम्पलिंग एरर यानी कि आपका जो सैम्पलिंग एरर है, इनकी जब आप टेस्ट करो किसी चीज़ को उसमें एरर निकल जाता है। जैसे आपने सैम्पलिंग एरर की बात करें तो आपने कोई अपने पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को निकाला, अगर उसमें कोई गलती आ गई तो वो क्या होगा, वो सैम्पलिंग एरर के अंदर आएगा। यानी कि जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया, अपना सैंपल निकाला, उसमें कोई गलती हो गई है ना, तो सैम्पलिंग एरर आ गया। यानी कि अगर आपकी रिसर्च में कोई कमी है तो वो सैंपल से पता चल जाएगी, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि हाँ मुझे इस पर ये फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपकी बॉडी है, अगर आपके उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो वो आपके वो ब्लड सैंपल में आ जाएगी, तो जिससे आपकी बीमारी का पता चल पाएगा, ठीक है। तो यही बात वही है, रिसर्च के अंदर अगर कुछ एरर का पता लगाना हो तो सैंपल को टेस्ट करो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर में क्या देखिए, स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑल द यूनिट्स। पैरामीटर क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि पैरामीटर। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक बात बताऊंगा। देखिए पैरामीटर क्या है, यानी कि जो चीज़ पॉपुलेशन से निकलती है उसे कहते हैं पैरामीटर। यानी कि जो आपका जो टोटल पॉपुलेशन, जो आपका रिसर्च का टोटल डाटा है, ठीक है, वो है पॉपुलेशन। अब उसमें से जो चीज़ निकलेगी, यानी कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, किस पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। जो सैंपल है वो हमारा, उससे क्या निकलता है, यानी कि सैंपल से क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा स्टैटिस्टिकल, तो जो हमारा वो पॉपुलेशन है उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर, ठीक है। यानी कि पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन से, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो टोटल जो आपका डाटा है, जो आपका टोटल पॉपुलेशन है, जो आपके 10 जो सारे के सारे जो यूनिट हैं पॉपुलेशन के, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, वो पैरामीटर पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग, तो सैंपल का तरीका क्या है, रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब देखिए बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की या और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फ्रेंड्स रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं किसे, द यूनिट आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड in independently of each other, example when each unit of population has equal chance of selection। देखिए रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई रिसर्च कर ली है, अब आपका जितना भी डाटा है आप उसमें से कोई भी एक चीज़ रैंडम तरीके से उठा लो, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से उठा लो बिना सोचे समझे। जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपका वो जो पूरा रिसर्च का वर्क है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो आपने डाटा अपना इकट्ठा कर लिया है, अब आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठा लोगे तो आपका वह पूरा का पूरा रिसर्च वर्क है जो वो बता देगा कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, ठीक है। यानी कि आपको ये कुछ नहीं, इसमें से आपको सैंपल जो है आपको ये नहीं करना होता कि हाँ इस सैंपल को आप, जैसे मान के चले कि आपने कोई रिसर्च की है, अब आप ये आपको करना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप ये चीज़ को टेस्ट करोगे तभी आपकी रिसर्च जो है वो पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो रिसर्च हो चुकी है, आप कोई भी यूनिट कोई भी चीज़ उठा लो, अगर उसमें से आप उसमें से कोई भी अपना रिसर्च वर्क है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब है कि अगर आपको अपना जो रिसर्च वर्क है उसको अगर आपको जांचना है, परखना है, तो आप कहीं से भी कोई यूनिट में से कुछ भी चीज़ उठा के उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी चीज़ को टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो सिंपल पहले इसमें एग्जांपल देते हैं, क्या देखिए ये कितने प्रकार का है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इफ़ द यूनिट्स आर ड्रॉन वन बाय वन एंड ईच यूनिट आफ्टर सिलेक्शन इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर ईच यूनिट इज बीइंग ड्रॉन। देखिए इसमें क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि अगर कोई यूनिट है, ठीक है, उसमें हर एक यूनिट में से वन बाय वन करके हम जो चीज़ निकालते जाएं और बाद में टेस्ट करने के बाद वही चीज़ वापस डालते जाएं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, किसी यूनिट में से हमने कोई चीज़ निकाल दी है, फिर टेस्ट करने के बाद उसको हम उसी पॉपुलेशन में से जहाँ से वो चीज़ निकाली है, जिस यूनिट में से निकाली उसमें वापस डाल दें, वो होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान के चलिए आपको पता करना है कि हमारे भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ठीक है, आपको उसमें से टेस्ट करना है, तो आप उसको
एक बार निकाल के देखोगे, पहले पढ़े लिखे में से फिर अनपढ़ में से, ठीक है। आपको उसमें से जब टेस्ट हो जाएगा, आपने रैंडम सैम्पलिंग निकाल लिया ना, आपको ये तो है नहीं है, आप पूरे भारत का निकाल रहे हो कि आपको कौन से पढ़े लिखे कौन से अनपढ़ जांचने हैं, कितने % है। आप उसमें से कोई स्टेट थोड़ी देखोगे कि कौन सी स्टेट के ज़्यादा कौन से कम है। आप सिर्फ एक सैंपल उठाओगे उसमें से, उससे आपको पता चल जाएगा कि भारत में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि आपने कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा ली सिंपल तरीके से। विद रैंडम सैम्पलिंग द यूनिट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन वन बाय वन एंड नेवर रिटर्न द पॉपुलेशन। अब देखिए विद रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि आप कोई चीज़ जैसे टेस्ट करने के लिए सैम्पलिंग आपने कर ली है, उठा ली है, पर आप उसको वापस अपने पॉपुलेशन में, वापस अपने डाटा में नहीं डाल रहे, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम चीज़ टेस्ट करने के बाद उसको जिस यूनिट में से निकाला उसमें डाल रहे थे, अब इसमें वो नहीं डाल रहे। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देखिए, व्हेन पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इन टू वेरियस स्ट्रेटा और सब पॉपुलेशन बिफोर द सैम्पल इज ड्रॉन, इट आर सो डिज़ाइन दैट दे डू नॉट ओवरलैप। देखिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, सबसे पहले ये आते हैं कि स्ट्रैटिफाइड में यहाँ पे लिखना है वेरियस स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या है, ग्रुप, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है कि आपको जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपको किस चीज़ को सैंपल लेना है, तो आपको उसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर आपको अपनी पॉपुलेशन को, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, जांचना है, तो आपको उसमें से जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करनी होगी, यानी कि आपको जो उसमें से ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुप में बांटना होगा, ठीक है, सैंपल को। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आप आदमी और औरत देखना चाहते हो कि हमारे देश में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। आप मैन और वुमेन को रख दोगे एक साइड पे, वो बन गया ग्रुप, ठीक है, वो बन गया ग्रुप। अब आप उस ग्रुप में से एक एक यूनिट उठा लोगे सैंपल के लिए। अब आपने अपना जो डाटा था उसको 2 भागों में बांट दिया है, एक आदमी में, एक औरत में। आप एक आदमी से सैंपल लोगे, एक औरत में से सैंपल को उठाओगे, ठीक है। यानी कि उसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग। यानी कि आपका जो डाटा है, आपका जो सैम्पलिंग है, आपको 2 ग्रुप में बांटना होगा। उस ग्रुप में से हर एक यूनिट में से आपको एक चीज़ को उठाना होगा, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम कहते हैं कि जब हम अपने डाटा को, अपने जो पॉपुलेशन को, अपने डाटा को ग्रुप में बांट दें और उस ग्रुप में से एक एक यूनिट को उठाना है। यहाँ पे पूरा ग्रुप नहीं लेना, सिर्फ ग्रुप में से एक एक चीज़ को टेस्ट करना है। तो नेक्स्ट है क्लस्टर और ब्लॉक सैम्पलिंग। In cluster sampling, the total population are divided into number of relatively small subdivision which cluster are still smaller unit. अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। देख रहे हैं स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर एक तरह से मानी जाती है, पर ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए जहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में से 2 चीज़ों को ग्रुप में बांट के उनमें से एक एक चीज़ को उठा रहे थे, अब क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे उल्टा है। हमें अपनी जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो अपना डाटा है, उसको सब डिवीज़न में बांटना है, ठीक है। तो उसमें से पूरा का पूरा यूनिट ही हमें उठाना है। स्ट्रैटिफाई में हमने मैन और वुमेन में बांटा था, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ उठाई थी, एक मैन एक वुमेन। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा यूनिट उठा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, हमें जैसे स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है, तो कोई यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग बात करें तो हम जैसे, अगर हम स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग के ऊपर की बात करें तो जैसे हम स्कूल कॉलेज की एग्जांपल हैं, तो वहाँ पे हम स्कूल या कॉलेज की एक एक क्लास को उठाएंगे कि इसकी यानी कि यहाँ पे क्लास कैसी है, तो यहाँ पे क्लास कैसी है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में एक एक क्लास उठा रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना होगा। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, जब हम अपने डाटा को किसी ग्रुप में बांटते हैं तो हमें उस पूरे ही ग्रुप को टेस्ट करना होता है, ठीक है। इसमें पूरा ग्रुप आ जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पूरे ग्रुप में से एक यूनिट उठाना होता था, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हमें पूरा का पूरा यूनिट को निकालना होता है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कैरिड आउट थ्रू स्टेजेस। एवरी स्टेजेस इज प्रिपेयर यूनिट वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट। देखिए इसमें क्या है कि जो सैम्पलिंग है वो स्टेजेस से, यानी कि विभिन्न चरणों में से हर एक स्टेज में से की जाती है। यानी कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि हमें सैम्पलिंग टेस्ट करनी है, पर हर एक स्टेज में से, जैसे हमने पहले सैंपल टेस्ट किया, फिर उसके बाद दूसरा चरण गए, दूसरे स्टेज पे गए, हमने फिर से वहाँ पे सैम्पलिंग की। यानी कि जितनी स्टेजेस हम बढ़ते जाएंगे उतने सैंपल को है बार बार टेस्ट करते जाएंगे। और इसमें क्या है कि एवरी स्टेजेस इज रिपीटेड यूनिट वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट। इसमें क्या है कि
हर एक स्टेज में से जो यूनिट है वो रिपीट होते जाएंगे बार बार, ठीक है, जिससे हम क्या है एक अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने जब सैंपल टेस्ट करना था तो हम हर एक स्टेज में से कुछ ना कुछ सैंपल उठा के चल रहे थे, तो ऐसे करते करते हमें एक अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट हमारे पास इकट्ठा हो गए। जैसे हमने कोई टेस्ट किया तो हमने पहली स्टेज में एक सैंपल लिया, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में हमने 4-5 स्टेज में से 4-5 सैंपल इकट्ठा कर लिए, तो हमें एक उसमें से एक अल्टीमेट एक अलग से जो हमें है वो सैंपल यूनिट हमारे पास जो है इकट्ठा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो फ्रेंड्स देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, ठीक है। इसमें पहले आता है कि जजमेंट सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग आइटम्स सैम्पल आर सेलेक्टेड डेलिबरेटली और पर्सनल जजमेंट बाय रिसर्चर। यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग कौन सी है, जिसमें जो एक रिसर्चर है, ठीक है, यानी कि इसमें जो सैम्पलिंग आइटम्स हैं, जो सैंपल निकाले जाते हैं, वो रिसर्चर के पर्सनल जजमेंट पे आधारित हैं। यानी कि जजमेंट सैम्पलिंग में क्या है कि कौन कौन सा सैंपल जो यूज़ करना है सैम्पलिंग में, वो किसकी जजमेंट पे होता है, वो होता है डिपेंड करता है रिसर्चर की जजमेंट पे। जब यानी कि कोई एक रिसर्चर है जिसने कोई रिसर्च की है, तो वह जजमेंट करे कि ये सैंपल सही रहेगा टेस्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स आर असाइंड definite quotas according to some criteria. They are instructed to obtain the required number to fill in each quota। देखिए फ्रेंड्स कोटा सैम्पलिंग क्या है। कोटा सैम्पलिंग में भी फ्रेंड्स जैसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जैसे हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको ग्रुप में डिवाइड करते थे, तो इसमें भी कोटा सैम्पलिंग में भी हमें जो पॉपुलेशन है उसको हमें ग्रुप में डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी कि जब हमें सैंपल टेस्ट करना है तो हमें उनको ग्रुप में डिवाइड करना होगा कोटा सैम्पलिंग में। पर इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। कोटा सैम्पलिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग ऐसी है जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, तो वो कोटा सैम्पलिंग होगी, ठीक है फ्रेंड्स। कोटा सैम्पलिंग में देखिए कि आपको सिर्फ एक कोटा को के बारे में जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आपको पता करना है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं और कितने बेरोज़गार हैं, ठीक है, तो आप उसके दो ग्रुप बना दोगे, गरीब के और बेरोज़गार के। तो आप अब, ठीक है, आपको अब या तो गरीब के बारे में पता चलेगा, जनसंख्या के बारे में गरीबों की, या बेरोज़गार की पता चलेगा। यानी कि अगर आप गरीब कोटा की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ उसके बारे में पता चलेगा, तो आप बेरोज़गारी कोटे के बारे में पता नहीं कर पाओगे, ठीक है, यानी कि ग्रुप के बारे में पता नहीं कर पाओगे। जब आप बेरोज़गारी ग्रुप की तरफ जाओगे तो आपको गरीब का नहीं पता चलेगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आपको अगर इसमें आपको एक ही कोटा जो है सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि यानी कि आपको अगर आप एक चीज़ को पकड़ते हो तो दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही कोटे के बारे में पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग is generally used when it is difficult to identify the desired population। फ्रेंड्स स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन सैम्पलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ही बात है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कब यूज़ की जाती है कि जब डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो। कब समस्या हो, जब हमें कोई चीज़ को टेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो। यानी कि जैसे जो हमारा पॉपुलेशन है, यानी कि जो हमारा जो डाटा है, ठीक है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो हमारा सैंपल है वो कैसा रहेगा कैसा नहीं। यानी कि जो चीज़ मुश्किल हो फिर भी उसको टेस्ट करना है, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। आपका मैं एग्जांपल देता हूँ स्नोबॉल सैम्पलिंग का। देखिए अब इसमें है क्या कि आपको एक चीज़ के बारे में पता लगाना है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो आप ने एक व्यक्ति से मिले, आप एक पर्सन से मिले, उस पर्सन से मिलके आप आगे आगे और व्यक्ति से पर्सन से जुड़ते गए, ठीक है। तो वो हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल एक जय हो पिक्चर आई थी सलमान खान की, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब वो किसी का कोई जैसे किसी की हेल्प करते थे तो कहते थे कि नहीं आप थैंक यू मत बोलो, आप आगे 3 जानों की मदद करो कि जिससे उनको भी कहना कि आगे वो 3 लोगों की मदद करे, जिससे क्या एक चेन बनेगी,
है ना। तो उनका मकसद क्या था कि ऐसे चेन करते करते हम पूरे इंडिया में एक चेन बना दें जो लोगों की हेल्प कर सके। तो वैसे हम अगर चाहें वहाँ पे जाके देखें तो लोग कहें कि हाँ एक दूसरे की मदद करो, तो वो तो है मुश्किल। अब हमें देखना है कि हम पूरे ही मतलब कि जो लोग हैं एक दूसरे की मदद करें, तो कैसे होगा, वो एक पर्सन से स्टार्ट होगा। यानी कि पहले आप किसी एक की हेल्प करोगे, फिर आगे 3 जनों को होगे हेल्प करने के लिए, फिर करते करते एक चेन बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम एग्जांपल सेम आपको मैं ऐसी स्नोबॉल सैम्पलिंग पे लेके जाऊंगा अभी। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो वह है बहुत डिफ़िकल्ट, पर आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के तो धीरे धीरे अपने वो जो आप चाहते हो उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को पा भी लिया है, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। यानी कि जो आपको चीज़ मुश्किल थी लग रही थी, वो आपको इकट्ठी करनी थी, बहुत मुश्किल थी, तो आपने वो एक सब्जेक्ट को पकड़ के अपनी वो चीज़ों को स्टेज बाय स्टेज जो है वो कलेक्ट कर लिया है, तो वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Entire population is arranged in particular order. It is mixed sampling because partially probability and not probability nature। देखिए इसमें क्या है कि जो इंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है, जो इंटायर जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो रिसर्च का वर्क है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बटा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यानी कि जो हमारा रिसर्च का जो वर्क है, मान के चलिए, अब आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा। देखिए जैसे जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है, उसके 10 यूनिट हैं। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे जो 10 के 10 यूनिट हैं, जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ये ऐसे 10 के 10 यूनिट हैं। तो हमें ये पता है कि हमें हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन एक यूनिट से, तो टोटल हो गए 10 यूनिट के 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, उसमें होगा क्या कि पहले हम टीचिंग को सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, जब टीचिंग ख़त्म हो जाएगा फिर हम रिसर्च को करेंगे, ऐसे करते करते हम 10 के 10 यूनिट कवर कर लेंगे। तो वो क्या है, सिस्टमेटिक वे से हम करेंगे। ये तो है नहीं एक लेक्चर रिसर्च का, 2 लेक्चर टीचिंग के, फिर करते करते वो हमें पता नहीं चला। तो यानी कि जो चीज़ें हम सिस्टमेटिक वे से सैंपल को लें तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सैंपल तो लेना ही है टेस्ट करने के लिए, पर हम सिस्टमेटिक वे से करते हैं। ठीक है, तो अब आ रही आती है एरर की। तो फ्रेंड देखिए एरर 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द सैंपल। देखिए पहला है सैम्पलिंग एरर, दूसरा है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में देखते हैं क्या है। देखिए इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। द सैम्पलिंग एरर रिड्यूस विद इंक्रीज इन सैंपल साइज। देखिए सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या है कि जब हमने सैंपल को टेस्ट करना था उस दौरान जो हमें जो एरर जो गलतियां दिखाई देती हैं, यानी कि जब हम अपना जो जब हमने अपनी पॉपुलेशन को टेस्ट करना है, अपने वर्क को टेस्ट करना है, जब हम सैंपल निकाल रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, यानी कि सैंपल को टेस्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो वो होता है सैम्पलिंग एरर। यानी कि सैंपल को निकालते वक्त जो गलती हो जाए वो होता है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है। एरर इज रेस ड्यू टू रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्ग एंड फॉल्टी इंटरप्शन और डाटा एक्सेट्रा। देखिए नॉन सैम्पल एरर सैम्पलिंग क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सैम्पलिंग एरर वो एरर था जब हमने सैंपल निकाल रहे थे तब एरर आता है, तो उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या है कि जब हम सैम्पलिंग निकाल चुके हैं, अब हम एवेल्यूशन कर रहे हैं, एवेल्यूशन करने के बाद यानी कि सैंपल कलेक्ट करने के बाद जब हम एवेल्यूशन या नतीजे पे पहुंच रहे हैं, रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, उसमें एरर आ जाए, तो उसे बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है फ्रेंड्स, सैम्पलिंग एरर कौन सा था, जो हमने स्टार्टिंग में सैंपल कलेक्ट करते वक्त हमें एरर मिल गया था। अब नॉन सैम्पलिंग क्या है, जब हमें रिजल्ट के दौरान जो कोई एरर मिलता है तो उसे बोलते हैं नॉन हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स ये रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइपोथेसिस क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको शब्द का मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना, यानी कि आपकी जो अपनी जो सोच है। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेके चलो कि आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा। ठीक है, देखिए पहली एग्जांपल है कि आपने एक लॉटरी डाली, तो आपने एक हाइपोथेसिस एक परिकल्पना बनाई दिमाग में कि अगर मेरी लॉटरी निकल जाए तो उससे मैं अमीर बन सकता हूँ, उससे मैं ये करूँगा, उससे मैं वो करूँगा, यहाँ पे पैसे खर्च करूँगा, वहाँ पे करूँगा, है ना। तो आपने एक
ख्याल कर लिया, एक परिकल्पना बना ली कि मैं ऐसे बड़ा घर ये लूँगा वो लूँगा सब कुछ, है ना। तो वो आपने अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है। यानी कि आपने एक लॉटरी डाला तो आपने ये सोच लिया कि मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा, मैं इतना अमीर बन जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो आपने वो सोच लिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब आपकी जो लॉटरी निकली नहीं, है ना, आपकी लॉटरी जो निकली नहीं, फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपके जो हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपका जो हाइपोथेसिस था वो गलत हो गया। तो फ्रेंड्स वही था कि यानी कि किसी चीज़ को आपने सोच लिया, ठीक है, वो आपका बन गया हाइपोथेसिस। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, तो आपने सोच लिया कि इस बार मैं एग्ज़ाम अच्छे से बढ़िया से कर लूँ, तो अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं वहाँ पे ये जॉब कर लूँगा टीचर की। आपने परिकल्पना बना ली कि मेरी इतनी सैलरी हो गई, ये होगा वो होगा, है ना, इतनी हो गई। तो आपका एग्ज़ाम बाई चांस क्लियर ना हो पाए तो आपकी जो परिकल्पना हो गलत साबित हो जाएगी। अब इसको पॉजिटिव करके देते कि मान लीजिए कि आपने जो सोचा था वैसा ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आपकी परिकल्पना जो सही होगी, हाइपोथेसिस आपका सही हो गया। यानी कि किसी चीज़ को देख के उसको अपने दिमाग में आप अपने तरीके से कुछ ना कुछ सोच लेते हो, तो उसे कहते हैं परिकल्पना या हाइपोथेसिस। अब मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है स्टडी भारत, इसके ऊपर जैसे हमने पेपर 1 शुरू किया है यूजीसी नेट का बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब जब नेक्स्ट सेशन आएगा, है ना, जब ये सेशन तो जब पेपर 1 नहीं करवा पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम पेपर 2 को भी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि इस बार जिन बच्चों ने पेपर 1 किया है, ठीक है, उनका हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में पेपर 1 तो कराएंगे, साथ में पेपर 2 भी करवाएंगे। तो मेरा हाइपोथेसिस ये बन गया कि जो गरीब बच्चे थे उनको जो पढ़ने में आसानी हो जाएगी तो वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, तो उनको जॉब मिल जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एक अच्छी कोचिंग देना अपने चैनल के माध्यम से। यूजीसी नेट के अलावा नेक्स्ट मंथ से हम जो है वो रेलवे की एसएससी की टेट की कोचिंग ले आएंगे। यानी कि धीरे धीरे करके जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम आएंगे, सरकारी एग्ज़ाम जितने भी आएंगे, उसकी तैयारी हमारे यहाँ चैनल में बिल्कुल फ्री की कराई जाएगी। आपको कोई बुक नहीं उठानी, सिर्फ वीडियो देखनी है, आपका एग्ज़ाम यहाँ से हो जाएगा। तो मेरा हाइपोथेसिस ये बन गया कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा मिले, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइपोथेसिस क्या है कि किसी कंडीशन को सामने रख के आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ जो मर्जी सोचते हो, एक धारणा बना लेते हो, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, धारणा बनाना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अभी। देखिए, हाइपोथेसिस इज डिटरमाइंड द वैलिडिटी ऑफ द अजम्पशन। द हाइपोथेसिस टेस्ट ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained from a sample. Hypothesis testing helps to decide on a sample data whether a hypothesis about population likely be true or false. यानी कि इसमें बताया गया कि जो हाइपोथेसिस है वो किस पे आधारित होती है, अजम्पशन पे, यानी कि मान्यताओं पे, ठीक है। हाइपोथेसिस किस पे आधारित है, अजम्पशन पे। अब जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो सैंपल के द्वारा टेस्ट किया जाता है, और ये जो आपकी कल्पना है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा है वो आपकी चीज़ जो है वो आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यानी कि जब आपने लॉटरी डाली वो निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, है ना। तो वो हो गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीनिंग कि अपने दिमाग में किसी बात की धारणा को बना लेना या परिकल्पना को बना लेना, ठीक है। वो सही होना गलत होना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, स्टैटिस्ट कैन हैव डेवलप हाइपोथेसिस कैन बी क्लासीफाइड। देखिए, हाइपोथेसिस को 2 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। ये 2 तरह का है, पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ ऐसे ही। पैरामीट्रिक टेस्ट है क्या कि जब हम कोई सैंपल निकालते हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो हमारे पास डाटा है रिसर्च का, जब हम उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ से एक सैंपल निकालते हैं, ठीक है, तो उसका हमें देखना होता है कि साइज़ देखना पड़ता है कि इसमें अगर एरर कम करना है तो उसका साइज़ में बढ़ाना पड़ता है ना।
तो ये रखना होता है कि हम इसको ऐसे टेस्ट करें वैसे टेस्ट करें, यानी कि वो एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको टेस्ट करना होता है। वो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो। यानी कि जिस टेस्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो उसे कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, जिसमें कोई भी रूल रेगुलेशन लागू ही ना। पैरामीट्रिक में जहाँ हम सैंपल को उसका साइज़ देख के, सब कुछ देख के उसको टेस्ट कर रहे थे। नॉन पैरामीट्रिक उससे उल्टा है। आपको इसमें ये नहीं दिखना होता कि आप सैंपल कहाँ से ले रहे हो, कितना साइज़ है, कुछ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना पड़ता। नॉन पैरामीट्रिक में हमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने सैंपल को टेस्ट करने के लिए। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। पैरामीट्रिक में रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉन पैरामीट्रिक में कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो हमारा सैंपल है, मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में बताया कि जो सैंपल है उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है स्टैटिक्स। सैंपल से निकलेगा स्टैटिक्स। तो जो पॉपुलेशन है उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर। सैंपल से स्टैटिक्स और पॉपुलेशन से पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पैरामीटर क्या है, जो आपको करैक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं बताता है किसकी, पॉपुलेशन की। यानी कि आपको ये चेक करना है कि जो आपका डाटा है, जो आपका रिसर्च है, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपके पास टोटल डाटा है, पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, वो सही है कि नहीं है। वो किस पर डिपेंड है, वो है पैरामीटर पे। क्योंकि पैरामीटर बताते हैं कि आपका जो डाटा है कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। ए स्टैटिस्टिकल इन विच स्पेसिफिक अजम्पशन इज़ मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए वहाँ पे यही बात आ गई ना कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल, ठीक है, जिसमें क्या है कि स्पेसिफिक अजम्पशन है। ठीक है, स्पेसिफिक अजम्पशन यानी कि खास तरह से अजम्पशन है, मान्यता है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। यानी कि आपका जो पॉपुलेशन है, जो आपका डाटा है, वो सही है गलत है कैसे है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा पैरामीटर से। अब पैरामीटर निकलेगा कैसे, जब हम सैंपल को टेस्ट करेंगे। इट इज़ स्टैटिस्टिकल बेस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज टी टेस्ट, जेड टेस्ट। द टेस्ट यूनिट select randomly and independently of each example. When each unit of population has equal chance of selection, there is complete information about the population. देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि जब हम अपना जो पॉपुलेशन को टेस्ट करना होता है तो हम रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास डाटा है उसको पूरे डाटा में से कहीं से भी आप सैंपल उठा लो, कहीं से भी सैंपल उठा लो, तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे कि ये आपका सही कि नहीं। एग्जांपल आपको मैं बहुत छोटी सी दूंगा। देखिए, जैसे हमने ये सोच रखा है कि हम आपको पेपर 1 जो है वो बिल्कुल फ्री में कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। इतना करवाएंगे कि आपको ना ही इतना डाटा किसी बुक में मिले, ना ही आपको किसी चैनल पे मिले, ना ही आपको कहीं पे भी मिले। तो कहाँ पे मिलेगा, हमारे में, है ना। यानी कि जो 10 के 10 यूनिट है हम आपको कम्प्लीटली करवाएंगे। अब आप जो 10 के 10 यूनिट है पेपर 1 के, अब आप चाहे रिसर्च का कोई टॉपिक ले लो, चाहे टीचिंग का, चाहे मैथ्स का, आगे जाके जो भी टॉपिक बनेंगे, चाहे आप उनमें से कोई भी लेक्चर उठा के दे लो, तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे कि हमारा जो डाटा है वो कितना सही है। यानी कि ये नहीं कि हमारा जो टीचिंग का डाटा देखोगे आपको वही पता करना पड़ेगा कि हमारा जो पढ़ाई का तरीका है, जो हम जितना पेपर बन के ला रहे हैं सफिशेंट है कि नहीं, बढ़िया कि नहीं। ये नहीं कि आप किसी खास यूनिट को देखोगे, आप 10 के 10 यूनिट में से किसी भी सैंपल को उठा सकते हो, किसी वीडियो को उठा के टेस्ट कर सकते हो कि हम कैसे तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन हो गया ना। यानी कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं 10 के 10 यूनिट में से आप किसी को भी उठा के देखोगे तो आप इससे जजमेंट कर पाओगे कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं वो किस क्वालिटी की करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एग्जांपल होगी ना। तो ये बात तो पैरामीट्रिक टेस्ट की है कि अगर आपका जो डाटा है, जो पॉपुलेशन है, उसमें आप कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा के देख लो, रैंडमली उठा के देख लो, आपको जो अपने जो पॉपुलेशन है इसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था पैरामीट्रिक टेस्ट। यानी कि आप कहीं से भी रैंडमली कोई चीज़ को उठा सकते हो, पर आपको यहाँ पे सैंपल का साइज़ जो है वो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको एरर कम चाहिए तो आपको सैंपल का साइज़ है वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखें, ए स्टैटिस्टिकली टेस्ट used in case of non-parametric independent variable is called non-parametric test. Such tests do not depend on any assumption. देखिए, आपको मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि जो किसी भी मान्यता पर आधारित नहीं है। जबकि हमारा जो पैरामीट्रिक टेस्ट था वो किस पे आधारित था, वो किसी अजम्पशन पे आधारित था। अजम्पशन तय करेंगी
कि आपकी जो चीज़ की क्वालिटी कैसी है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में से है ही नहीं है ना, इसमें है ही नहीं, इसमें कुछ भी अजम्पशन नहीं है, ना ही इसमें आपको किसी भी सैंपल को टेस्ट करने के लिए उसका साइज़ को देखना पड़ेगा, उसको कुछ इसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, बस आप इसमें टेस्ट कर लो, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि जैसे कोई एग्ज़ाम देने गया, उसने ऐसे ही टेस्ट दे दिया तुक्का लगा के, अब उसको ये नहीं पता कि मेरा पास होगा गलत होगा क्या होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे एग्ज़ाम के लिए तो आप उसको आके, जैसे मान के चलिए कि आपने यूजीसी की तैयारी अच्छे से की, अब आपने वहाँ पे पेपर दे दिया, तो आपने घर पे आके सिलेक्ट किया कि मेरे को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए थे, फिर आप मैच करोगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आप घर बैठे ये देख लोगे कि आपके कितने एग्ज़ाम मार्क्स में आ सकते हैं, आप पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना। वो किस में आएगा, पैरामीट्रिक में। तो आपने टेस्ट दूसरा पैरामीट्रिक में क्या आएगा, आपने टेस्ट दे दिया, आप कहोगे कि मैं पास हो भी सकता हूँ, मैं पास नहीं भी हो सकता, या पास हो भी सकती हूँ, पास नहीं भी हो सकती। तो किस में आएगा, वो नॉन पैरामीट्रिक में, यानी कि कुछ चीज़ें हो भी सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी सकती। देयर आर नो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, इसमें क्या है कि आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी पॉपुलेशन के बारे में, जबकि पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी कि आपकी क्वालिटी कैसी है ना। यहाँ पे कोई कंप्लीट नहीं मिलेगी। सच एज काई स्क्वायर, बाइनोमियल, मीडियन, रैंक सम टेस्ट। अब देखिए कि नॉन पैरामीट्रिक में क्या है टेस्ट, ये है काई स्क्वायर, बाइनोमियल, मीडियन, रैंक सम। तो पैरामीट्रिक में क्या है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ठीक है। हाइपोथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ए वर्किंग हाइपोथेसिस इज़, ये जून 2013 में क्वेश्चन आया था कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है। ऑप्शन है ए प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गूमेंट, बी not required to be tested, ऑप्शन नंबर सी ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, या ऑप्शन नंबर डी ए साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, ए वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, यानी कि एक ऐसा हाइपोथेसिस जो आगे के रिसर्च में भी काम आए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, परिकल्पना ही है, सोच से सोच ही आगे बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, देखिए पहले हमारे पास कुछ नहीं था, पहले कबूतरों का ज़माना था यहाँ पे ना, संदेशा लेने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कबूतर में, है ना, पिजन में जो देते थे वो चिट्ठी, वो पहुँचा देता, वहाँ पे मैसेज बन जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कई कुछ हुआ, फिर टेलीग्राफ आया, फिर करके फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल, आजकल क्या है, स्मार्टफोन। यानी कि कहाँ कबूतर कहाँ, आजकल क्या हो गया, आजकल क्या है, हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। तो ये क्या है, परिकल्पना ही है ना, जिसने हमें आगे बनाया है। इनकी रिसर्च हो ही जा रही है, परिकल्पना हो ही जा रही है, हाइपोथेसिस बढ़ता जा रहा है और तरक्की होती जा रही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इनके इसमें से नॉट पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। देखिए सितंबर 2013 में क्वेश्चन था ये, टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और रन टेस्ट। देखिए इसमें क्या है कि आपको इसमें से देखना है कि इसमें से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इसके आंसर को है वो लगा पाओगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी टेस्ट। टी टेस्ट किस में आएगा, पैरामीट्रिक टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डाटा विच इज़ सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पे इज मच हायर इज़। ये दिसंबर जो है 2014 क्वेश्चन था। ऑप्शन है स्क्वीड, मेसोक्रेटिक, लिपोक्रेटिक या प्लेटिक्रेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसर्च डाटा की, वो इसमें देखने की उसकी शेप कैसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेप्टोक्रेटिक। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल इन न्यूमेरिकल टेस्ट, द स्टेटमेंट इंडिकेट्स। यानी कि जो मेल है, फीमेल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने इक्वली परफॉर्म किया है न्यूमेरिकल टेस्ट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या स्टैटिकली। तो ऑप्शन नंबर 2 है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो डिफरेंस, यानी कि जब कहीं किसी चीज़ में डिफरेंस हम ना कर पाए वो होता है नल हाइपोथेसिस, यानी कि ज़ीरो, जहाँ पे हमारी कल्पना जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नल का देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एथिक्स का मतलब क्या है।
ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एथिक्स का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, ठीक है, वो आती है एथिक्स में। एथिक्स को हिंदी में कहते हैं नीति। तो नीति शास्त्र में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब आता है। देखिए द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच रेफर कस्टम्स। देखिए जो एथिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एथोस से लिया है, जो जिसका मतलब है कस्टम्स, रिवाज। ठीक है, कस्टम मतलब होता है रिवाज वगैरह। तो रिसर्च एथिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे करके ये सारी किस्में आएगी, ये रिसर्च एथिक्स में आएंगी। ठीक है, यानी कि जब हम अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें अपनी रिपोर्ट जो है वो कैसे पेश करनी है, किस हिसाब से पेश करनी है, हमें लॉयल्टी कितनी रखनी है, ईमानदारी रखनी है, ये सब इसमें आता है। तो एथिक्स सिंपल सा शब्द है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये सब किस में आएगा, ये आएगा एथिक्स में। रिसर्च ethics refer code of conduct which researchers are expected follow while a research or project. Research ethics comprises the principle and standards that guide behavior in the conduct of research. देखिए रिसर्च एथिक्स में क्या है कि जो रिसर्चर है उसे जो अपनी रिसर्च जो कर रहा है या जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो रिसर्च कर रहा है उसमें उसे रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना होता है। यानी कि जब एक रिसर्चर अपनी रिसर्च को कर रहा है तो उसे एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि जब वो अपनी रिसर्च कर लेगा तो उसमें उसे अपनी जैसे उसको रिसर्च करने में जो प्रॉब्लम आई थी, कैसे कैसे उसने रिसर्च की है, उसके बारे में उसे सही सही जानकारी देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था रिसर्च एथिक्स में। तो यानी कि जो रिसर्च है वो सही है गलत है कैसे नहीं है, लाभ है हानियाँ है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ ये सब रिसर्च एथिक्स में आएगा। तो एथिक्स सिंपल सा शब्द है कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, किसमें आएगी, एथिक्स में। देखिए फीचर ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या है। रिसर्च एथिक्स इज बेस्ड ऑन वेल एक्सेप्टेड एथिकल एंड सोशल वैल्यू। जो रिसर्च एथिक्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है एथिकल एंड सोशल वैल्यूज़ के ऊपर। अब देखिए जो सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना है, कैसे रहना है, ये सारी आती है सोशल वैल्यू में। और जो रिसर्च एथिक्स है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है सोशल वैल्यू पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है रिसर्च एथिक्स हैज़ ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो रिसर्च एथिक्स है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी कि ये पूरी दुनिया पे सारी जगह पे लागू होता है ये। रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड द लीगल सोशल मॉरल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लिमिट्स। जो रिसर्च एथिक्स है ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो लीगल जो सोशल मॉरल इकोनॉमिकली या कल्चरल लिमिट्स को ये प्रोवाइड करता है। यानी कि जब हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए हद से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़राब करने लगेगी। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप एक दिन में 3 खुराक खाओगे तो वो सही होगा। अगर आप एक हफ्ते की दवाई एक ही बार में खा जाओगे तो वो आपको नुकसान करेगी। तो फ्रेंड्स यानी कि रिसर्च करते समय जो रिसर्च करनी है वो कानूनी तौर पे यानी कि लीगल तौर पे, सोशल तौर पे, मॉरल तौर पे, इकोनॉमिकली और कल्चरल तौर पर उसके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। यानी कि जो रिसर्च है वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसे बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। यानी कि रिसर्च करते समय जब हम सोशल मॉरल वैल्यू को सबको ध्यान में रखकर कोई रिसर्च करते हैं तो जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, तो वो होता है रिसर्च एथिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एथिकल प्रिंसिपल क्या है। देखिए एथिकल प्रिंसिपल होते हैं कि अगर आपका जो रिसर्च है अगर आप वो रिसर्च कर रहे हो तो वो किन सिद्धांतों पर होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो रिसर्च है जो आपने की है तो वो किस हिसाब से होनी चाहिए कि ताकि आपकी रिसर्च सही मानी जाए। तो पहला पार्ट आएगा उसमें ऑनेस्टी। रिसर्चर शुड प्रोवाइडर ऑनेस्टली and truthful information in a research project. Researchers do not mislead or deceive by misrepresentation, omission और partial truth। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर किसी रिसर्चर ने कोई रिसर्च की है तो सबसे पहली बात है कि उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके काम में। यानी कि जो जो चीज़ उसने बताई है
अपने रिसर्च में वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। यानी कि जो रिसर्च होती है उसमें सबसे पहली होती है ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। रिसर्चर को चाहिए कि जो उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो सही सही इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में करे। जहाँ उसे लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है तो उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है, सभी को उसमें बताना चाहिए। यानी कि अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में किसी रिसर्चर को सारी जो चीज़ें हैं वो सही सही जानकारी सच्चाई जो है बतानी चाहिए। उसे किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को चीट करना चाहिए किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंटेशन करके। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि लिखा कुछ और होता है, होता कुछ और ही है ना। तो वहाँ पे आपको ऐसा रिसर्चर को ऐसा करना चाहिए कि जो अपना वो रिसर्च का काम बता रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी को मिसलीड करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है इंटीग्रिटी। रिसर्चर डेमोस्ट्रेट्स पर्सनल इंटीग्रिटी एंड द courage by want to search truth. A researcher should not sacrifice principle and value for convenience by hypercritical and dishonest। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या है कि इंटीग्रिटी क्या है कि एक चीज करना इकट्ठा करना। इंटीग्रिटी में क्या है कि जो रिसर्चर है उसको अपने काम को पर्सनली तौर पे इकट्ठा करके रखना चाहिए कि ताकि आगे जाके फिर वो इसे इस्तेमाल कर सके। इंटीग्रिटी में बस एक ही बात देखते हैं कि जो उसने चीज़ इकट्ठी की है, पहली बात तो वो सही होनी चाहिए, उसका डाटा बिल्कुल सही एक्यूरेट होना चाहिए और उसे संभाल के रखना चाहिए, इंटीग्रेट करके रखना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में फिर उसका वो इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी में क्या है कि देखिए रिसर्चर आर वर्दी ऑफ ट्रस्ट, डेमोस्ट्रेट लॉयल्टी टू पर्सन और सोसाइटी, दे डू नॉट यूज और डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन लर्न इन कॉन्फिडेंस फॉर पर्सनल एडवांटेज। देखिए सबसे पहली बात है कि लॉयल्टी लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, लॉयल्टी होनी चाहिए किसके प्रति? जो रिसर्चर है उसे अपने फ़ायदे के लिए रिसर्च की जो इन्फॉर्मेशन है किसी को नहीं बतानी चाहिए, ना ही उसे अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देखिए कि देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो वो जो सारी चीज़ें वो कॉन्फिडेंशियल होती है, हर एक चीज़ को बताई नहीं जाती। ठीक है, तो यानी कि रिसर्च के प्रति रिसर्चर को लॉयल्टी रखनी चाहिए, ना तो उसे अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ना किसी के सामने इसे बताना चाहिए, तो उसे लॉयल्टी रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च शुड बी फेयर एंड क्लियर। ऑब्जेक्टिव शुड बी एडवर्स फॉर सोसाइटी और ह्यूमैनिटी। देखिए सबसे पहली बात है कि जो रिसर्च का वर्क है वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी के ऊपर। सब्जेक्टिविटी में हम चूजी हो जाते हैं, सब्जेक्टिविटी हमें ये होता है कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे, उसमें हम चीज़ें को चूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी में आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च को करने के लिए जो बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो सोसाइटी को या जो ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को लाभ दे सके, फ़ायदा दे सके। यानी कि जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी हम एक खास लक्ष्य को लेके चलते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर अदर। देखिए रिसर्चर डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज हु गिव कंट्रीब्यूट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब देखिए कि रिसर्च अकेला बंदा तो कर नहीं सकता। रिसर्च करने में जिन व्यक्तियों ने रिसर्चर की हेल्प की है, रिसर्चर को चाहिए कि वो उनकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, वो उनका जो डिग्निटी है, जो ऑटोनॉमी है, जो प्राइवेसी है, जो उनके अधिकार हैं, राइट है, तो वो सभी को उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि एक रिसर्च करने में अगर कोई भी रिसर्चर है उसे अपनी टीम का जिसने उसे सहयोग किया है रिसर्च करने में उन्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है बेनिफिट फॉर सोसाइटी। देखिए लास्ट पॉइंट है ये, द इंटेंशन फॉर ऑफ रिसर्च इज टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड द आइडिया दैट विल प्रोड्यूस बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल्स और सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। यानी कि जो रिसर्च की जानी चाहिए, देखिए सबसे पहले रिसर्च का इंटेंशन यही रहता है कि इससे जो न्यू नॉलेज या न्यू आइडिया निकले वो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। यानी कि समाज के लिए एक ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जो सबके लिए फ़ायदे हो। एक ऐसे रिसर्च
होती है जो सबको फ़ायदा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि रिसर्च का पहला महत्व, पहला लक्ष्य या पहला गोल यही होता है कि जो रिसर्च की जा रही है उससे समाज में लोगों को फ़ायदा हो। आप देखें कि दिन ब दिन कितनी सारे अभी मेडिसिन बन रही हैं कि ताकि सभी बीमारियों का इलाज हो सके। उससे फ़ायदा किसे होगा? उससे फ़ायदा होगा सोसाइटी को। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये करा है, ठीक है, रिसर्च एथिक्स। आइए साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस में। देखिए, गुड रिसर्च एथिक्स मीन्स, अब बताइए कि गुड रिसर्च एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। ये दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके सामने ऑप्शन है, नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग्स ऑफ शेयर्स स्टॉक्स इन ए कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च। Option number B, assigning a particular research problem to one PhD research student only, discussing with your colleagues confidential data from from a research paper that you are reviewing for an academic journal. Option number D, submitting the same research manuscript for publishing in more than one journal. तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसमें बताया कि इसका आंसर क्या है कि असाइनिंग ए पार्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है रिसर्च एथिक्स। यानी कि जो जो एक पीएचडी को या रिसर्च स्टूडेंट जो कर रहा है, पीएचडी स्टूडेंट हो, उसको जो जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो उसको सही से इसमें बतानी चाहिए कि इस रिसर्च में ऐसी प्रॉब्लम आई थी। यानी कि जो भी कुछ है उसको साफ साफ इसमें बता देना चाहिए, कुछ भी इसमें झूठ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स हैज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफ्टन विद विच स्टेज ऑफ रिसर्च। ठीक है, जिनकी जो रिसर्च एथिक्स है उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है रिसर्च से, वो कौन सी स्टेजेस पर है। ये जुलाई 2016 में क्वेश्चन था। देखिए, डिफाइनिंग द डेलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिसाइडिंग सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी, डिसाइडिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है, यानी कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, यानी कि इसका मतलब है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है और रिसर्च को करने में कैसे रिपोर्ट तैयार की गई है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च की स्टेज है उसमें जो जो प्रॉब्लम आई है उसको बताया जाता है, साथ में रिपोर्टिंग की जाती है रिसर्च के लिए कि कहाँ कहाँ से ये रिसर्च की है। नेक्स्ट है, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। तो ये जनवरी 2017 में क्वेश्चन था ये। देखिए, ऑप्शन नंबर है, एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, एट द स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, या ऑप्शन नंबर 4, एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च एथिक्स का जो इशू है, ठीक है, वो कौन सी स्टेज पे आएगा रिसर्च के। तो इसका आंसर है एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि जब आपने डाटा जो इकट्ठा किया है। अब देखिए, रिसर्च एथिक्स में होता क्या है कि जैसे कोई डाटा इकट्ठा कर लेता है तो अपनी वो रिपोर्ट को बना लेता है। अब उसने डाटा कैसे इकट्ठा किया, कैसे उसे कलेक्ट किया, कैसे कैसे रिपोर्ट बनाई, सब कुछ इसमें सही सही करेंगे। रिसर्च का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस बार ये नया लेक्चर है तो आप इसको अच्छे से करना है वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, देखिए आईसीटी का क्या मतलब है। सबसे पहली बात है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, चाहे वो चाहे वो रिसर्च हो, चाहे कहीं पे भी हो, आईसीटी का हर एक जगह पे इस्तेमाल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब रिसर्च के ऊपर कैसे इसको यूज़ किया जाता है आइए जानते हैं। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको मैंने बताया, इसका ये फुल फॉर्म यही है, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि आईसीटी में क्या क्या है, आईसीटी में है कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि जब हम कंप्यूटर का, इंटरनेट का या अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो आता है आईसीटी के अंदर। आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आईसीटी ने, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है, हमारे ज़िंदगी के
हर एक हिस्से में, हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में इसने एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनाइज्ड जो है वो कदम उठाया है। आप यह देखिए, जो अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी आईसीटी के माध्यम से है, ये भी इंटरनेट के माध्यम से है। आज से 20 साल पहले ये कुछ नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। आज से 20-30 साल पहले यूट्यूब आप देखिए कि था ही नहीं तकरीबन, मतलब कि ना मात्र के समान था, ठीक है। यूट्यूब पे जो वीडियो का चलन बढ़ा है वो 8-10 साल से ही बढ़ा है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। इससे क्या है, हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो गया था। पहले क्या होता था कि जो एक टीचर है वो लेक्चर जब बनाता था वो क्लास में 40-50 बच्चों को पढ़ाता था, यानी कि एक टीचर की जो नॉलेज है वो क्लास में 40 या 50 बच्चों में सीमित रह जाती थी। अब क्या है कि जो वो वही लेक्चर अगर यहाँ पे यूट्यूब पढ़ाएगा तो उसको हज़ारों लाखों बच्चे देखेंगे, यानी कि उससे जो हज़ारों या लाखों जो स्टूडेंट हैं उसके लेक्चर से बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम घर बैठे बैठे अपने टीचरों से तो पढ़ते ही हैं, साथ में वर्ल्ड के सभी टीचर से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये किसके वजह से हुआ है, ये हुआ है आईसीटी की वजह से। इट हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन एरियाज लाइक लर्निंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशंस एंड सो ऑन। यानी कि ये कहाँ पे यूज़फुल ज़्यादा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ है, प्रूव हुआ है कहाँ पे, लर्निंग में, पढ़ने में, हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में। देखिए, जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ये आईसीटी के माध्यम से देख रहे हो। अगर मान लीजिए आईसीटी होता ही ना तो आप वीडियो कैसे देख पाते, है ना। आपको कोई भी डाउट हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम का हल यहाँ पे मिल जाता है, सारी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। तो पहले ज़माना था हार्ड वर्क का, आजकल ज़माना है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क का ज़माना कहाँ से आया है, ये आया है आईसीटी से। आईसीटी कैन बी यूज्ड इन रिसर्च ऑफ फॉलोइंग। देखिए, आईसीटी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन के लिए। देखिए, हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में, ठीक है। देखिए, अब रिसर्च में आईसीटी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहली बात है कलेक्टिंग डाटा, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को इकट्ठा करने के लिए। देखिए, जब पहले रिसर्च होती थी, जब जो रिसर्चर था वो डाटा को इकट्ठा कैसे करता था, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता था। आजकल क्या है कि रिसर्च को स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई डाटा इकट्ठा करना है तो हम डाटा को इकट्ठा करने के लिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आईसीटी कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डाटा इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा। देखिए, आईसीटी का इस्तेमाल कलेक्टिंग डाटा के लिए होता ही है। इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा कौन सा है, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो एक रिसर्चर जो खुद अपनी मर्जी से, अपने हाथों से जो डाटा तैयार करता है वो होता है प्राइमरी डाटा, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें हम अपने ही डाटा को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम किसी और की हेल्प नहीं लेते, सिर्फ खुद के डाटा का इस्तेमाल करते हैं, वो है प्राइमरी डाटा। अब देखिए, जैसे इन केस ऑफ स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, ऑनलाइन क्वेश्चनर्स, सर्वे फॉर्म्स कैन बी यूज टू कलेक्ट डाटा इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डाटा मैनुअली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। अब देखिए कि एक रिसर्चर को डाटा कलेक्ट करना है, पहली बात तो है कि डाटा वो कलेक्ट कैसे करेगा, वो कलेक्ट करेगा ऑनलाइन क्वेश्चनर से, क्या सवाल जवाब है, सर्वे से करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके काम आएंगी, रिसर्चर के, किसमें काम आएंगी, उसकी रिसर्च में। तो इसको इकट्ठा करने के लिए, सर्वे करने के लिए उसको गूगल पे सर्च करना होगा तो उससे उसके डाटा मिल जाएंगे। तो पहले क्या होता था, सर्वे खुद जाके करना पड़ता था, आजकल आप गूगल की हेल्प से कर सकते हो, ऑनलाइन क्वेश्चन जो क्वेरी रहती है उसको देख के कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किसमें काम आ रही हैं, एक रिसर्चर के रिसर्च के वर्क में। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आईसीटी की वजह से। इट कैन हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी, बिल्कुल सही बात है। पहले ज़माने, मैं वही बात बता रहा हूँ ना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। हार्ड वर्क में क्या है, आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। हार्ड वर्क है कि आपने सर्वे करना है, आपको पूरा भारत घूमना पड़ेगा, पूरा इंडिया घूमना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम भी लगेगा, आपका पैसा भी, आपकी मनी भी लगेगी। अब स्मार्ट वर्क क्या है कि घर बैठे बैठे आप गूगल पे सर्च करिए, यहाँ से सर्च करिए, आपको बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपका मनी और पैसा भी बचेगा। देयर विल बी नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इन कलेक्टिंग डाटा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि कोई जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। डाटा कैन आल्सो बी कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड और यूजिंग ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, डाटा जो है आप ऑनलाइन इंटरव्यू लेके, जैसे कि
किसी न किसी का ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पंजाब में बंदा बैठा हुआ मुंबई में जाके इंटरव्यू देने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकता है। उससे क्या होगा, उससे वो ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंस जब करेंगे उससे उसका डाटा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात है आईसीटी का प्रयोग हम करते हैं, आईसीटी का इस्तेमाल यूज़ करते हैं किसमें, रिसर्च में, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा एक्सेसिंग डाटा, सेकेंडरी डाटा कैन आल्सो बी एक्सेस ऑनलाइन। देखिए सेकेंडरी डाटा क्या है कि प्राइमरी डाटा तो वो है जो एक रिसर्चर का अपना अपना वर्क है। सेकेंडरी डाटा क्या है कि जब वो अपने रिसर्च में किसी की हेल्प लेता है, किसी और के द्वारा रिसर्च की गई चीज़ों को अपने रिसर्च में शामिल करता है, वो है सेकेंडरी डाटा, जैसे हैं बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। डाटा को एक्सेस करने के लिए यानी कि अगर रिसर्च में आपको सेकेंडरी डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है, एक रिसर्चर उसको देख सकता है। देर आर ऑनलाइन पोर्टल्स विच कैन बी यूज्ड बाय, अब देखिए कई ऑनलाइन पोर्टल हैं जो एक रिसर्चर इस्तेमाल कर सकता है डाटा को इकट्ठा करने के लिए। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अपलोड देयर एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। अब देखिए होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट है, वेरियस जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करेंगे, वो हर साल अपनी जो है एनुअल रिपोर्ट को जो वो पेश करते रहते हैं। ई बुक्स, digitized rare resources, manuscripts can also be accessed online for such purpose. Data.gov.in is an open data portal of the Government of India where data and documents of different ministries and departments are available online. अब देखिए अगर किसी को रिसर्च करनी है, अगर उसको तो उसको वेरियस जो है ऑनलाइन मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल अपनी जो सालाना जो रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे बजट की रिपोर्ट होगी, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे हो गया या कुछ भी ऐसी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन आती रहती हैं, ठीक है। कुछ ई बुक्स है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो ये आती रहती हैं, वही नेट पे डाल दी जाती हैं, तो यहाँ से कुछ भी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। अब देखिए data.gov.in जो एक वेबसाइट है, ये एक ओपन डाटा पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ से आप डाटा और डॉक्यूमेंट जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्री का वो इकट्ठा कर सकते हैं। आपको जिस भी मिनिस्ट्री का डाटा चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, वेरियस डिपार्टमेंट का चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सम स्टेट्स हैव ऑल्सो डेवलप्ड देयर ओनली ओपन डाटा पोर्टल, ठीक है। अब देखिए स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा कैन बी सेव इलेक्ट्रॉनिकली इन स्प्रेडशीट्स एंड डाटाबेस। डाटा देखिए अब क्या है, आप सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि आप कंप्यूटर में लैपटॉप में मोबाइल में कहीं भी सेव कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या देखिए आपके पास अगर कोई बुक है वो आपको रखनी पड़ेगी, आप वही बुक की पीडीएफ बना के अपने पास फ़ोन में इजीली रख सकते हो, उससे आपको उसका वेट भी उठाना नहीं पड़ेगा। दिस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड, आप इसको पासवर्ड लगा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर which can use for creating spreadsheet and database like Microsoft Excel, Microsoft Access, SQL and Oracle। देखिए ये वेरियस जो है, ये जो वेरियस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे एक्सेल, एक्सेस या आई, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें क्या है, डाटा को स्टोर करने के लिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से क्या चीज़ होती है, ठीक है, आप इसको याद रखना। डाटा कैन आल्सो बी सेव्ड ऑन क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर में भी रख सकते हो। आप कोई भी मेमोरी लेते हो, जैसे आपने हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव लो, वहाँ पे जैसे 1 TB की लोगे, वहाँ पे आपको जो है वो 200 GB जो है वो एक्स्ट्रा दी जाती है क्लाउड सर्वर के लिए, यानी कि अगर आपकी मेमोरी फुल हो जाए उसकी डाटा की, ठीक है फ्रेंड्स, आपको जैसे क्लाउड सर्वर मिलता है आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, ठीक है, तो वो उसमें आप डाटा को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग डाटा एंड रिमूविंग एरर्स। सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप डाटा को क्लीन भी कर सकते हो, यानी कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो, आप उसमें एरर भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ईजिली आप इसको एक तरह से सेव भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डाटा। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब देखिए कि जो आपका डाटा है, अगर उसमें कोई स्पेलिंग एरर है तो आपको वहाँ पे जिस वर्ड में कोई आपको स्पेलिंग एरर है तो आपको वहाँ पे रेड लाइन मिल जाएगी, रेड लाइन लग जाएगी उस वर्ड के ऊपर, यानी कि इससे पता चलेगा कि आपका जो वर्ड है वो उसमें उसके स्पेलिंग मिस्टेक है। यानी कि जो डाटा का आपका प्रोसेसिंग है वो जो कंप्यूटर है उसको पहले तो वो प्रोसेस करेगा, उसको एनालाइज करेगा। कंप्यूटर्स आर
कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इवन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड। अब देखिए कंप्यूटर क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं जो एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको करने के लिए, वो वही फ्रैक्शन जो है वो सेकेंडों में कर देता है। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रेग्रेशन, वैल्यू स्टैटिक्स एटसेट्रा। देखिए अगर आपको एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन कुछ भी निकालना है तो आप कंप्यूटर के माध्यम से, आप कैलकुलेटर से आसानी से निकाल सकते हो। कैन बी फाउंड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, आपको कंप्यूटर प्रोग्राम में ही ये मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, SPSS, ठीक है, स्टेटा, आर, आइकन, नेस्टार, एटलस, डॉट TI, मैक्सोडा। ये क्या है, ये डाटा एनालिसिस टूल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेसिंग डाटा में काम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग डाटा। कंप्यूटर, देखिए अब डाटा को इंटरप्रेट करना, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग इट इन विजुअल फॉर्म्स। अब देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, आप डाटा को डाटा को इंटरप्रेट करने में इस्तेमाल कर सकते हो, एंड आप चीज़ों को विजुअल फॉर्म में, अगर आपको चीज़ कोई दिखानी है तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे होता है ना, हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अगर हम आपको कोई चार्ट, कोई टेबल या कुछ भी आपको प्रोजेक्टर के जरिए आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, है ना। डाटा टेबल, ग्राफ, चार्ट्स वगैरह ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो these can be used for making comparison, showing growth, visualizing composition and so on। ठीक है, डाटा को दिखाने के लिए, अच्छे रूप से दिखाने के लिए आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके अपने रिसर्च वर्क को दिखा सकते हैं। वो किसके माध्यम से दिखा सकते हो, वो दिखा सकते हो आप ICT के जरिए। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर के जरिए आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, कुछ भी देखते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ICT के जरिए ये पॉसिबल होता है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी ICT के ज़रिए ही देख रहे हो। कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, देखिए लास्ट पॉइंट ये, ठीक है। ICT कैन आल्सो बी यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। मैनी ऑफ द जर्नल्स एंड मैगजीन आर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज़ ईजी टू शेयर। देखिए अब होता क्या है कि आपको अगर कोई रिसर्च करनी है, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, तो आप किसी से भी, कोई जर्नल्स है, कोई मैगज़ीन है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप उसको ईजी से शेयर कर सकते हो। जैसे PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, कुछ भी है, आप किसी को भी आसानी से भेज सकते हो। जैसे हम अपनी PDF है किसी को भी आसानी से दे सकते हैं, तो घर बैठे बैठे आप उस PDF को ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थीसिस कैन आल्सो अपलोड ऑनलाइन ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल्स। अब देखिए जो थीसिस है, पहले क्या होता था, थीसिस जो है वो लिखी जाती थी हैंड रिटन। अब आप अपनी जो थीसिस है वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो आपको पोर्टल बताया होगा थीसिस के लिए। शोध गंगा इज़ वन ऑफ सच प्लेटफॉर्म। शोध गंगा क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी थीसिस को अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आ सकता है कि अगर किसी रिसर्चर को, ठीक है, अगर किसी रिसर्चर को किसी ऑनलाइन पोर्टल में अपनी थीसिस अपलोड करनी है तो वो कहाँ पे करेगा, तो वो करेगा शोध गंगा में। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर सच फेलोज टू अपलोड देयर थीसिस ऑनलाइन ऑन शोध गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शोध गंगा में जो रिसर्चर है वो अपने रिसर्च वर्क को यहाँ पे अपलोड कर सकता है। तो जहाँ पे हमने देखा